रिकॉर्डिंग मैसेज मिला क्या? हाँ सर। ओके ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली आज कंपनी लॉ क्लास है, तो कंपनी लॉ क्लास है तो कंपनी लॉ ही पढ़ेंगे, है ना। तो कंपनी लॉ में लास्ट वीक मैं लाइव नहीं ले पाया था, लेकिन आप लोगों को मैं ऑनलाइन में यूट्यूब में दिया था। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं। हाँ सर, पढ़ा होगा। मतलब लास्ट वीक जब यूट्यूब प्रीमियर चला था, एक्चुअली मैं लाइव नहीं दे पाया था। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने किया तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आज पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा चीज़ ही, जो भी टॉपिक लास्ट वीक मैंने स्टार्ट करने का सोचा था वो मैं आज भी कराऊँगा। तो मैं आपको आज बताऊँगा सर प्रॉस्पेक्टस के बारे में। सर आप लोग प्रॉस्पेक्टस जानते हो? प्रॉस्पेक्टस मतलब स्कूल कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस का बात नहीं कर रहा हूँ। कंपनी लॉ में हम लोग बात करेंगे सर कंपनी के प्रॉस्पेक्टस के बारे में। स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते हो ना सर? हेलो, स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदने का है ना आदत बहुत लोगों को। जैसे आईपीओ वगैरह आता है, इतना तो खबर होगा आप लोगों के पास। बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। है ना। तो कंपनी आईपीओ लाता है, प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, और उस प्रॉस्पेक्टस को रीड करके कंपनी के बारे में जानकारी लेके हमें शेयर खरीदने को मिलता है। लेकिन शेयर तो खरीद लेंगे, बहुत लोग तो बिना प्रॉस्पेक्टस पढ़े बिना ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कंपनी के बारे में कुछ ना जान ना पहचान, हाँ तू मेरा मेहमान टाइप का ठीक है। तो खरीद लेता है शेयर। लेकिन सर पढ़ना चाहिए, जब भी हम स्टॉक को परचेस करते हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है कंपनी लॉ का जो मैं आपके साथ बात करूंगा, ये बेसिकली प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब कंपनी किस तरह से शेयर इशू कर सकता है, प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, और उसके बाद अपना जो शेयर है, शेयर को सिक्योरिटीज भी बोला जाता है, नॉट जस्ट शेयर। यहाँ पर मैं बस शेयर के बारे में बात नहीं करने वाला सर। शेयर है, डिवेंचर स्टॉक है, स्क्रीप है, डिविडेंड है, राइट इशू है, बोनस इशू है। तो बहुत सारा चीज़ है जो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर के अंदर आपको बताऊंगा। ऐसे इससे पहले जो कंपनी लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, वहाँ पर आप लोगों को मैं बेसिक बहुत डिटेल्स में बोला था। बेसिक के बाद कंपनी फॉर्मेशंस के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात हुआ था। मतलब पहले जो डेफिनेशंस वगैरह हुआ, उससे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में बात हुआ, फिर जाके मैंने डेफिनेशंस बताया, फिर जाके मैंने आप लोगों को एमओए, एओए, कंपनी फॉर्मेशंस, इस पर बहुत चर्चा हुआ। और आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये बेसिकली सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 42 का एरिया कवर करता है। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 23 से लेके 42 का एरिया कवर करता है, और जहां पर आपको एक कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस इशू से लेके, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू से लेके अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज, डिवेंचर जो भी है, ठीक है, उसको अलॉट करने का तरीका तक एवरीथिंग मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा सेक्शन वाइज, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार है। क्योंकि मजेदार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ अभी आपसे, ये डेली डे टू डे लाइफ में आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। कॉमन क्यों? क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट काफ़ी पॉपुलर हुआ है पहले से। यूथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है सर। यूथ जाग गया शेयर मार्केट के बारे में यूथ आजकल काफ़ी कॉन्शियस है सर, और सीख रहा है, जान रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पहले जैसा बात नहीं रहा, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। स्पेशली कोरोना पीरियड में स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब सेंस बिल्डअप हुआ, जो लास्ट 5 साल में, 10 साल में नहीं हुआ है, लास्ट 15 साल, 20 साल में नहीं हुआ है, वो लास्ट 2 साल में हुआ है सर। सो क्योंकि ये टाइम है कंपनी लॉ को भी जानने का, ये प्रॉस्पेक्टस के बारे में कंपनी क्या, मतलब लॉ क्या कहता है, सिक्योरिटीज अलॉटमेंट के बारे में लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो चलो, समझ में आ रहा है ना सर? बड़ा ही ट्रेंडिंग पॉइंट में बात करेंगे, और वो भी जिसका लीगल एस्पेक्ट जानेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? प्लीज बताइए। प्रिया, गुड इवनिंग प्रिया। गुड ओके, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो चलिए देखते हैं प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज।
और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों के लिए रेडी किया, जैसे लास्ट दिन जीएसटी क्लास जिन लोगों ने किया था उनको पता होगा, मैं उनको जीएसटी का एक स्पेशल एरिया बताया था, क्रूसेड। हाँ सर, जीएसटी क्रूसेड के बारे में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से क्रूसेड कर रहा है। क्रूसेड का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध। हाँ सर, ठीक है, युद्ध करना, बेसिकली लड़ाई लड़ना। तो क्रूसेड जीएसटी के केस में गवर्नमेंट कर रहा है, जीएसटी स्कैम को, आईटीसी स्कैम को कम करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। वैसा ही एक आरबीआई का भी क्रूसेड है आईपीओ फाइनेंसिंग में, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल है, स्पेशल स्टोरी बोल सकते हो आप, स्पेशल कॉन्सेप्ट जो करंट ट्रेंडिंग है सर, बड़ा ही ट्रेंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट कि क्या आईपीओ फाइनेंसिंग को लेके आरबीआई क्या क्रूसेड कर रहा है। जो लॉ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन तो कुछ है नहीं, मतलब आपको तो मैं लॉ बताऊंगा, बट ये एक ट्रेंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो मुझे लगा कि आपको एक बार बता देना चाहिए कि आईपीओ को लेके आरबीआई का आजकल क्या खेल चल रहा है और इसको लेके क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आई विल डिस्कस सर, ठीक है। कोशिश करूंगा बीच में आऊंगा और आपको आरबीआई के क्रूसेड अगेंस्ट आईपीओ फाइनेंसिंग के बारे में बात करूंगा। लेकिन आईपीओ फाइनेंसिंग का क्रूसेड मतलब बेसिकली गवर्नमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है आईपीओ फाइनेंस में। आईपीओ फाइनेंस का मतलब होता है आईपीओ खरीदने के लिए लोन मिलता है। सर जानते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप आईपीओ खरीदना चाहते हो, आप लोन ले सकते हो और लोन लेके आप आईपीओ परचेस कर सकते हो। लेकिन ये सब तो आपको समझ में आ जाएगा सर, बिकॉज धीरे धीरे मैं आपसे ये सब बात तो करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको आईपीओ का डिटेल्स तो जानना चाहिए कि आईपीओ क्या है, किस तरह से काम करता है। आईपीओ छोड़ के क्या और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है? ऐसे आईपीओ इज अ वेरी पॉपुलर, आईपीओ बहुत ही पॉपुलर एक मतलब कॉन्सेप्ट है सर, बहुत पॉपुलर है आजकल। तो मतलब बच्चा बच्चा इसके बारे में बात करता है, ठीक है। मतलब स्टॉक मार्केट एक क्रेज हो गया है, ठीक है। चलो क्रेज का सही इस्तेमाल करते हैं। हाँ सर, क्रेज हुआ है बहुत अच्छा है, बट क्रेज को एक पॉजिटिव वे में देखते हैं। जैसे रिसेंट ट्रेंड में एक आईपीओ आने वाला था, बट आई थिंक पोस्टपोन हुआ है। किस कंपनी का बात कर रहा हूँ मैं? हाँ सर बोलिए। रिसेंट ट्रेंड में एक बहुत बड़ा कंपनी का आईपीओ आने वाला था, बट पोस्टपोन हुआ है। LIC, यस, वार के कारण पोस्टपोन हुआ है। बातचीत बहुत चल रहा था, आएगा आएगा आएगा, सब एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिनका LIC के पॉलिसी था, पॉलिसी होल्डर्स के लिए स्पेशल पैकेज भी है, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर वाले अपना पैन अपडेट किया LIC के साइड में जाके। हाँ, तो ठीक है, अपडेट जिन्होंने कर लिया कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेबी का जो प्रोसीडियर है वो हो गया। तो एग्जैक्टली यही सब बात करना है, यही सब बात करना है आपसे, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसके बारे में आपके साथ मैं यही सब बात करने वाला हूँ। तो चलो फटाफट देखते हैं अभी। हाँ, समझ में तो आ गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं या किधर जाने वाले हैं? प्लीज टेल मी साहब, इतना तो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो क्या बताएंगे सर आपको, बोलो। सर ये जो चैप्टर है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये कंपनीज एक्ट में चैप्टर 3 के अंदर बताया जाता है। और कंपनीज एक्ट चैप्टर 3, मतलब मैं 2013 कंपनीज एक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो एक्ट है ये 2013 में लेटेस्ट बहुत सारा चेंज करके आया है। पहले जो 1956 हुआ करता था, तो उसके चैप्टर 3 के अंदर इसके बारे में बोला गया है। और उसके अंदर काफ़ी सारा सेक्शंस है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके अंदर आ गया सर, वो है सेक्शन 23 से लेके 42। सेक्शन 23 से लेके 42 डीलिंग विथ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये किस मैटर पे डील करते हैं सेक्शन 23 से 42? प्रोस्पेक्टस से लेके, मतलब कहानी किसका? कहानी प्रोस्पेक्टस की, ठीक है। कहानी प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस मतलब जैसे आईपीओ इशू करने के टाइम पे प्रोस्पेक्टस होता है कि नहीं होता? मैं आप लोगों के लिए एक प्रोस्पेक्टस अभी अभी डाउनलोड किया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस कहाँ गया प्रोस्पेक्टस? अभी भी डाउनलोड नहीं हुआ क्या? फेल हो गया। अभी मैं सेबी के साइट से डाउनलोड कर रहा था। अदानी विल्मर का, अच्छा ठीक है। कोई और देखें क्या? क्या है मेरे पास? प्रोस्पेक्टस
पेटीएम होगा शायद, बहुत बार बताता रहता हूँ। यस पेटीएम है। बहुत लोग पेटीएम सुनते ही उस चिंता में पड़ जाता है, सर क्यों बार बार पेटीएम दिखाते हो। एक्चुअली ये मैं किसी क्लास में डिस्कस किया था पेटीएम के बारे में, तो स्टॉक मार्केट क्लास में, इसीलिए पेटीएम अवेलेबल है, बाकी सब था डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर कुछ और भी आ जाता है मैं आपको और दिखाता हूँ। और सेबी की साइट में जाके भी आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साइट में विजिट करके, ठीक है, आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपको जाना होगा रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, फिर यहाँ पर जाना है आपको, ये एक मिनट, रिपोर्ट 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 फाइलिंग्स में, सॉरी फाइलिंग्स में जाओ और आप यहाँ पर जाके पब्लिक इशू पे जाओ। ठीक है, और यहाँ पर देखो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद सेबी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद आरओसी, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी। ठीक है, तो आप इस तरह से फाइल्ड विद सेबी भी जैसे देख सकते हो, आरओसी में जाना, पहले जाना पड़ता है, बाद में सेबी में आता है। और ये देखो सर, ये लेटेस्ट है जो कंपनी सेबी के पास प्रोस्पेक्टस फाइल किया है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो सर। ठीक है, सब कुछ मौका है आप लोगों के पास। ये देखिए एविक्स कैश, ठीक है सर, ये बेसिकली एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी कुछ इस तरह का है। इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, सूरज एस्टेट, बीकाजी फूड्स, ये बीकाजी भुजिया बहुत फेमस है सर। ठीक है, नाम सुने हो सर बीकाजी का, बड़ा ही फेमस भुजिया, जैसे हल्दीराम भुजिया वगैरह है ना, बीकाजी भी ऐसा ही बहुत ही फेमस है। नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत बिकता है। ठीक है, इस तरह का टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दिख रहा है आप लोगों को, LIC, हाँ। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज हैं जो आपको प्रॉस्पेक्टस पढ़ के समझना पड़ता है। ठीक है, तो नॉट जस्ट शेयर, यहाँ पर आप शेयर को छोड़ के और भी चीज़ें देख सकते हो जो मुझे आपको भी बताना है। देखो राइट इशू दिख रहा है, यहाँ पर आपको राइट इशू के बारे में भी दिखेगा, ड्राफ्ट विथ सेबी, ठीक है, फाइल्ड विथ आरओसी, एक सेकेंड कहाँ चला गया, मतलब राइट इशू है, डेब्ट इशू है, पब्लिक इशू के अंदर राइट इशू। ठीक है, पब्लिक इशू में राइट इशू, फिर आपका डेब्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स, ये देखो डेब्ट मतलब डिवेंचर, डिवेंचर ऑफर करने का जो डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी मार्केट से पैसा रेज करना चाहता है ना, तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा कि कौन सा कंपनी क्या फंड उठाना चाहता है। ठीक है, इवन कौन म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कर रहा है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये सब चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, लेकिन आपको पहले पूरा चीज़ समझना पड़ेगा। तो अगर आपको नॉलेज गैदर करना है क्या चल रहा है, कौन सा कंपनी क्या करना चाहता है, अब सेबी के साइट में जाओ, फाइलिंग में जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंपनी न्यूली आ सकता है, नहीं आ सकता है, मतलब जो भी डिटेल्स है ये सब आपको मिल जाता है। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा समरी करके बताऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 23 से लेके 42। तो सर सबसे पहला बात एक आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये प्रॉस्पेक्टस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉस्पेक्टस इतना वाइटल क्यों है, आपके मन में क्वेश्चन चल सकता है कि सर प्रॉस्पेक्टस इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैसे बन गया। हाँ सर, जैसे ये अदानी विल्मर, ठीक है, फॉर्चून तेल तो सभी कोई खाते होंगे, हाँ तेल खाता ही है ना सर, हम लोग तेल पीते तो नहीं है, हाँ तेल खाते हैं तो फॉर्चून तेल नाम तो सुने होंगे, बोलो सर, फॉर्चून ब्रांड का आइडिया है कि नहीं है। यस सर। है ना, ये देखो अदानी विल्मर, ठीक है, ये अदानी का है, अदानी का ब्रांड है, नाम है फॉर्चून। तो बहुत ही फेमस ब्रांड है सर। ये इतना दिन कंपनी था, स्टॉक मार्केट में था, बट एक कॉन्सोलिडेटेड वे में था, अदानी एंटरप्राइज के अंदर था। तो अदानी एंटरप्राइज में सिर्फ तेल ही नहीं और भी बहुत सारा बिजनेस अदानी चलाता है। तो लेकिन अदानी को लगा कि इस बिजनेस सेगमेंट को, ये जो ऑयल एंड फूड्स, बेसिकली ऑयल एंड FMCG, इस ऑयल एंड FMCG एरिया को फॉर्चून के नाम पे जो चलता है, फॉर्चून ब्रांड पे, इसको अलग करना चाहता है। ठीक है, आपको अगर फॉर्चून ब्रांड अगर आप देखना चाहते हो तो उसको अलग किया, आप वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो। तो अदानी विल्मर ने क्या किया, इसको अलग किया और इसको इसके रिगार्डिंग मार्केट में प्रॉस्पेक्टस इशू किया, और इस प्रॉस्पेक्टस का नाम हो गया सर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। दिख रहा है ना, बताऊंगा क्या है, आपके मन में क्वेश्चन चल सकता है कि सर बस एक ही तरह का प्रॉस्पेक्टस होता है, नहीं सर, और भी है, सेल प्रॉस्पेक्टस होता है, ब्रिज प्रॉस्पेक्टस होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉस्पेक्टस होता है, उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या लिखा होता है, वही तो जानना है।
लेकिन ये बड़ा पॉपुलर है, जैसे कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, ठीक है, ये आरओसी में जमा करना पड़ता है, ठीक है। और बेसिकली ये प्रोस्पेक्टस में कंपनी ये बताता है, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट होते हैं, और उससे भी बड़ी बात कंपनी ये बताता है कि कंपनी कितना शेयर के लिए आ रहा है, कितना मार्केट से पैसा रेज करना चाहता है। पब्लिक को पसंद हो तो पब्लिक इशू इसका सब्सक्रिप्शन लेता है और कंपनी को पैसा मिलता है, और उस पैसे से कंपनी अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये कुछ 300-400 करोड़, आई थिंक, सॉरी 3000 करोड़ समथिंग, 300-400 नहीं, 3000-4000 करोड़ के लिए आया था, ठीक है। तो इसको मार्केट से इनका पैसा रेज करने के लिए ये बुक बिल्डर को अपॉइंट किया था, ठीक है, बुक रनिंग लीड मैनेजर, ठीक है, जिसमें कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जेपी मॉर्गन, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये बीएनपी पैरिबस, इंटरनेशनल, नेशनल, हर तरह का कंपनी इसके अंदर था, ठीक है। लिंक टाइम रजिस्टर का काम किया है, ठीक है, क्रेडिट स्विस भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर कि बुक रनिंग लीड मैनेजर क्या करता है, या फिर इनको अंडरराइटर भी कहा जाता है, जो मार्केट से कंपनी का पैसा उठाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो बदले में इनको कमीशन मिलता है, बदले में इनको कमीशन मिलता है। जो लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हो वो लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में अंडरराइटर्स का अलग से अकाउंट्स भी करते हैं, चार्टर्ड स्टूडेंट्स जो है या फिर सीएमए वाले जो हैं, ठीक है। सीएस को भी करना पड़ता है, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स वगैरह में, ठीक है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स थोड़ा सा इलाबोरेटिव वे में इसका डिस्कशन होता है चार्टर्ड में स्पेशली, ठीक है। तो किस तरह से इनका अकाउंट्स मेंटेन होता है ये अलग बात, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है जिसमें कंपनी के डिटेल्स, एवरीथिंग, जनरल मैटर, रिस्क फैक्टर, क्या कंपनी का रिस्क है, इंट्रोडक्शन में क्या करता है, अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको बहुत लोग देखना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जरूरी है, बट साथ में क्वालिटी भी देखना चाहिए कि कौन मैनेजर है कौन नहीं है, तो इसको क्वालिटी बोलते हैं, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, और एक होता है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह, और क्वालिटी में मैनेजमेंट कौन है, क्या है उनका हिस्ट्री, क्या है, कब से बिजनेस संभाल रहे हैं, बिजनेस में ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ठीक है, इस तरह का बात। तो दोनों चीजें जरूरी होता है कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आप अपना जरूरती मतलब हार्ड अर्न पैसा इन्वेस्ट करोगे, किसी के बिजनेस में खर्चा करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आपको जानना चाहिए भाई उसका क्वालिटी क्वांटिटी क्या बात है, ठीक है। लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, इशू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस तरह का सारा डिटेल्स 360 पेज के अंदर डिटेल्स में बोला है, ठीक है। सर कौन पढ़ता है सर? सर जो अपना कीमती पैसा लगाते हैं वो जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल लोग क्या है ना, थोड़ा किताब का पढ़ाई करने में लोगों को चिंता हो जाता है, 360 पेज अपने किताब भी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग जो जैसे सीए सीएमए का जो बुक्स होते हैं वो भी 350, 400, 500 पेज के होते हैं, और ये तो एक प्रोस्पेक्ट है सर, इतना डिटेल्स में कौन पढ़ेगा? सर अगर आप करोड़ों डालोगे ना तो जरूर पढ़ोगे, और पढ़ना भी चाहिए, हाँ सर जरूर पढ़ना चाहिए। सर इतना टाइम किसको मिलता है? अरे भाई जिसको जो टाइम निकालते हैं उसको मिलता है, कितना फालतू काम में टाइम लगाते हैं, कोई जरूरत के काम पे टाइम लगाए। हम लोग कितना बेकार में सारा दिन का टाइम बर्बाद कर देते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन समय में लेके अगर कभी प्रोस्पेक्टस पढ़ने का आदत डाल लो तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपका लॉ भी बेहतर हो जाता है, जो लॉ आपको पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट बोलते हैं, या फिर आपको सीए के एग्जाम के लिए, सीएस के एग्जाम के लिए जानना पड़ता है, आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करो कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से ये सब डिटेल्स आता है, उसको किस तरह से सेबी बताते हैं इस तरह से करना है, और उसके बाद आप जितना जानोगे उतना आपके लिए बेहतर। हाँ फाइनेंशियल, क्वालिटी, क्वांटिटेटिव, हाँ एवरीथिंग, लीगल मैटर्स, ये देखो कंपनी अपने बारे में सारा चीज़ कितना डिटेल्स में बोला है कि कितना यूनिट है, कहाँ है, कब से बिजनेस कर रहा है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि कंपनी झूठ तो नहीं बोलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर स्टेटमेंट फाइनेंशियल एरिया में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। हाँ थोड़ा मार्केटिंग भी होता है इसके अंदर, इसके अंदर थोड़ा मार्केटिंग भी होता है, ठीक है, लेकिन मार्केटिंग कितना है और रियलिटी कितना है वो भी आपको फर्क समझना होता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी तो चाहेगा कि भाई मेरे को पैसा मिले, कि लोग हम मेरे शेयर खरीदे, ये कंपनी जरूर चाहेगा, लेकिन वो थीन लाइन क्या है? ऐसे अदानी के बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ कि अदानी का शेयर जब से लिस्टेड हुआ है उसके बाद से पीछे नहीं मुड़ा है ना सर? जिन लोगों ने अदानी का शेयर खरीदा है, अदानी वेलमार का, 200 210 या 30 टू 230 के समथिंग, ये एक मंथ भी नहीं हुआ अभी भी प्रॉपरली, 1 मंथ, हार्डली 1 मंथ हुआ होगा, हार्डली, ठीक है। लिस्टेड होने के बाद 380 400 के आसपास पहुंच गया था, उसके बाद वार सिचुएशन हुआ तब थोड़ा नीचे आया था, आप देख सकते हो,
और उसके बाद फिर से अप हुआ, पर फिर थोड़ा सा भी हल्का फुल्का एवरेज में चल रहा है। लेकिन लिस्टिंग गेन ऑलमोस्ट, इसका अगर लिस्टिंग गेन अगर आप देखोगे लास्ट 2 मंथ्स में, आप देख सकते हो 30% के आसपास लिस्टिंग के बाद। लेकिन लिस्टिंग गेन तो भयंकर था, लिस्टिंग गेन आप देख सकते हो। लिस्टिंग गेन क्या बताऊं आपको, ये देखो, ये देखो, ये नहीं सॉरी, ये देखो लिस्टिंग गेन 230 230 40 से स्टार्ट होके 400 तक पहुंच गया था। सो इसमें तो जिन्होंने भी पैसा लगाया एकदम मालामाल हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ, नॉट जस्ट कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के कारण, मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ कि आपको कंपनी का प्रोस्पेक्ट समझना चाहिए। ठीक है, पेटीएम में बहुत लोगों का पैसा डूबा होगा, लेकिन डोंट वरी, पेटीएम के बारे में इतना कह सकता हूँ कि पेटीएम आज नहीं तो कल वापस आएगा। ठीक है, वापस आएगा, भरोसा रख सकते हो। अच्छा ठीक है सर, ये सब बात समझ में आ रहा है, क्या आप आगे कुछ बताओगे लॉ रिलेटेड कुछ? यस सर, वही तो काम है मेरा। तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट 23 से 42। अगर बात है पब्लिक कंपनी का, सर हम लोग इसमें पब्लिक कंपनी के बारे में जानेंगे, मतलब जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है और स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है ऐसा भी पब्लिक कंपनी आपको पता चलेगा। तो एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी भी तो होते हैं, उनका भी तो शेयर इशू हो सकता है। यस, उनका भी शेयर इशू होता है। तो बात प्राइवेट हो या पब्लिक, दोनों के बारे में जानने को मिलेगा। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर जो है उसके बारे में सेक्शन 23 है, 26 है, 29 है, 31 है, 32 है, 25, 28, 27, 40। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 39 में बोला गया है। पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, अगर सारा का सारा नियम ठीक ठाक से फॉलो नहीं होता है तो पेनल्टी बहुत जबरदस्त पेनल्टी है सर। ठीक है, यू मस्ट नो। पेनल्टी के साथ साथ आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के कारण भी सजा होता है कंपनीज एक्ट 447 में। तो पेनल्टी 34, 35, 36, 37 में और 447 में फ्रॉड। ठीक है, जो पूरा कंपनीज एक्ट में लागू होता है जहां पर भी फ्रॉड होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनीज के केस में लागू होता है सेक्शन 42। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट जो है प्राइवेट कंपनीज के केस में लागू होता है और जो सेक्शन 42 में बात किया गया है। सो आई होप आपको इतना समझ तो आ ही रहा है कि किस तरह से कंपनी लॉ मार्केट से पैसा रेज करने के लिए प्रॉस्पेक्टस के बारे में सेक्शन वाइज डिस्कशंस किया है। ठीक है, तो चलो सर धीरे धीरे एक एक मैटर को समझते हैं। अच्छा प्लीज टेल मी सर, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके सर, देखो एकदम फर्स्ट बात, ये प्रॉस्पेक्टस क्यों जानना है? जैसे कि मैं आपको दिखाया, पेटीएम का दिखाया, अदानी विलमार का दिखाया, आप लोगों को पता होगा कि ये जो भी प्रॉस्पेक्टस में इसीलिए आपको शो किया, ये शो करने के पीछे मेरा और कोई इरादा नहीं था। अगर आपको ये जानना है, आप कोई भी स्टॉक मार्केट ब्रोकर की साइट में जा सकते हो, वहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बोला होता है। ठीक है, अगर मैं जैसे मानो कि आ रहा है, ठीक है, LIC, ओयो, OYO मतलब जो होटल चेन है, ठीक है, पेना सीमेंट, पेन्ना या फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब आ रहा है, अभी आया नहीं है। ठीक है, ये सब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाला है। तो इनका क्या ज़रूरत है, कितने पैसे के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है? जैसे रिसेंटली मान्यवर जो फैशन कंपनी है, ठीक है, फैशनेबल, ये शेरवानी वगैरह ये सब में बहुत फेमस है, ट्रेडिशनल फैशन वेयर में है सर, वेदांत फैशन ये आया है। तो इसका शेयर मार्केट में इस रेंज में आया था 824 से लेकर 866 में, थोड़ा सा लिस्टिंग गेन के साथ आया था सर। उसके बाद उतना हार्ड ज़्यादा कुछ आई थिंक नहीं हुआ है, मैं डिटेल्स देखा नहीं इसका, लेकिन मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे अदानी विलमर में बात किया मैंने, तो अदानी विलमर का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी जब आता है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस इशू करता है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें अगर मैं अदानी का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं, आप फटाफट समझ जाओगे कि प्रॉस्पेक्टस क्यों इशू होता है, ये आपको सबसे पहले जानना चाहिए। तो अदानी विलमर जॉइंट वेंचर बिटवीन अदानी ग्रुप एंड विलमर ग्रुप। विलमर ग्रुप ये आपका सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है। ठीक है, so is amongst the top 10 FMCG food companies in India. It offers most essential kitchen commodities across categories जिसमें खाने का तेल, edible oil, packaged food and FMCG, industry essentials ये सब होता है। It owns and operates the Fortune brand which is the largest selling edible brand in India. Almost 18.3% market share है इसका। Company has the largest distribution network among the branded edible oil. Yes sir, ये तो hardcore truth है कि भारत में सबसे ज़्यादा तेल का नेटवर्क जिनका है ब्रांडेड एडिबल ऑयल का, उसमें फॉर्च्यून नंबर 1 है। ठीक है, जिसका 5566 डिस्ट्रीब्यूटर है लोकेटेड 28 स्टेट्स में एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में थ्रू आउट इंडिया। जिसका कैटरिंग है, मतलब कितना लोगों को सर्व करता है, ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स को, मतलब दुकानदार को। ठीक है सर, ये सबसे हमें क्या लेना देना? सर लेना देना ही है
बिजनेस जितना बड़ा पैसा भी उतना ज्यादा चाहिए, क्या बोलते हो? बिजनेस जितना बड़ा होगा पैसा भी तो उतना ज्यादा चाहिए होगा। तो कंपनी मार्केट में प्रोस्पेक्टस इसलिए इशू करता है क्योंकि कंपनी नीड्स मनी। इसका कुछ लोन होगा, कुछ डेब्ट होगा, उस वो डेब्ट को क्या करना है, डेब्ट को रीपे करना है, और बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। तो अदानी विल्मर, अदानी और अदानी ग्रुप ऑफ इंडिया मतलब गौतम अदानी और विल्मर ऑफ सिंगापुर बेस्ड विल्मर ग्रुप, ठीक है, एशियाज लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप। विल्मर कोई आम ग्रुप नहीं है सर, ये एशिया का लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप में से एक है। और इनको कितना चाहिए, शेयर एग्रीगेटिंग इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्रीगेटिंग अप टू रुपीज 3600 करोड़, जो ऑलरेडी मिल गया इनको, ठीक है, इनको मिल गया। 3600 करोड़ इनका जरूरत था। मैं बोल रहा था ना 3-4 हजार करोड़, एग्जैक्ट तो हमेशा याद नहीं रहता। तो ये 3600 करोड़ उठाने के लिए इन्होंने पहले आईपीओ इशू किया, और आईपीओ में प्रोस्पेक्टस इशू किया। प्रोस्पेक्टस में बोला, अरे ये थोड़ा फाइनेंशियल स्नैपशॉट है जो आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर या कंपनी के साइट में जाके भी आपको मिलता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स कोटा देखो, अदानी विल्मर क्या बोलता है, as reserved 10% portion of the issue of shareholder अदानी एंटरप्राइज के हिसाब से 10% कोटा उनका है, will be eligible to apply in the shareholders category if you hold shares of अदानी एंटरप्राइज। अगर आपका शेयर होल्डिंग में से है तो आप अलग से, मतलब आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। अदानी एंटरप्राइज एक अलग शेयर मार्केट में है जिसमें पहले ये अदानी फॉर्चून वगैरह ब्रांड लिस्टेड था, लेकिन फॉर्चून को बाहर किया गया और उनको अलग से एक अदानी विल्मर ब्रांड के हिसाब से बाहर लाया गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर बोला कि अगर आप अदानी एंटरप्राइज का शेयर होल्डर हो तो आप लोगों के लिए 10% अलग से रखा गया है, इस तरह का बात। या फिर और भी अदानी ग्रुप का शेयर लाइक अदानी पोर्ट वगैरह में भी अगर आपका होल्डिंग है तो आपको स्पेशल मतलब स्पेशल फोकस आपको दिया जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे। आईपीओ शेड्यूल देखो, ये पूरा प्रोसेस आपको लीगली समझना पड़ेगा। ये देखो सर क्या प्रोसेस होता है, जस्ट लुक हियर। कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, लोग प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगा जानेगा। जैसे यहाँ पर देखो, इशू किया प्रोस्पेक्टस को 27 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी को पूरा मार्केट में इसका इशू प्रोसेस चला। फिर जो लोग इसको खरीदेगा, ठीक है, प्रोसेस एप्लीकेशन डालेगा, फिर अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा। तो ये डेट भी यहाँ पर दिया गया है, 3 फरवरी को ये कंप्लीट हुआ। फिर अगर कुछ रिफंड करना है, ठीक है, जिसको नहीं मिलेगा उनको रिफंड कर देगा। रिफंड का प्रोसेस चलेगा 4 फरवरी को। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया और आपको नहीं मिला तो कंपनी आपका पैसा फॉरफिट कर लेता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आपका पैसा कंपनी रिफंड कर देगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, बैंक अकाउंट में लियन हो जाता है जब आप अप्लाई करते हो, और अगर आपको मिलता है तभी बैंक डेबिट करते हैं पैसा को, अगर नहीं होता है तो बैंक उसको वापस बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स फिर आपके डीमेट अकाउंट में हिट करेगा, फिर धीरे धीरे उसका लिस्टिंग डेट आएगा, फिर मार्केट में हिट करेगा, और फिर मैंडेट एंड डेट, फिर एक पर्टिकुलर डेट आएगा जिसमें ये पूरा मैंडेट जो है खत्म होगा, और 15 फरवरी को ये लिस्टेड हुआ। एंड एंकर इन्वेस्टर मतलब जो स्टार्टिंग स्टेज में बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इनका कुछ लॉकिंग पीरियड है। तो लॉकिंग एंड डेट है 2 मार्च को। जो स्टार्टिंग पीरियड में कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ये एक्चुअली प्री आईपीओ स्टेज में ही हो जाता है, इनको एंकर इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स का लॉकिंग डेट 2 मार्च 2022 है। एक्चुअली एंकर इन्वेस्टर्स अगर हट जाता है तो मार्केट थोड़ा गिर जाता है, डिपेंड करता है कि एंकर हटेगा कि नहीं हटेगा। मैं उस इशू में अभी नहीं पढ़ना चाहता, आपको कभी बात करूंगा एंकर के बारे में। सो ये पूरा प्रोसेस मतलब आपको समझ में आ रहा है, प्रोस्पेक्टस इशू से लेके सिक्योरिटी अलॉटमेंट तक पूरा प्रोसेस तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है ना, तो वेरी सिंपल तरीका। लेकिन ये सिंपल तरीका लीगली देखो तो इसमें बहुत सारा कहानी छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो वही मैं आपको बोलना चाहता हूं सर, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग अ कंपनी इज अ रेजिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ये जो भी मैं आपको अभी दिखा रहा था ये रियल लाइफ कहानी है। तो क्या किताब में जो लिखा है ये क्या रियल लाइफ नहीं है? बिल्कुल रियल लाइफ है। बट वो दिखाने के पीछे मेरा एक रीजन यही था कि आप देखो कि ये रियलिटी में आप लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो वो कितना कनेक्टेड हो, ठीक है। बस उसको उसका जो लीगल एटीट्यूड है, जो लीगल एरिया है, उसको थोड़ा समझना पड़ता है कंपनी लॉ के अंदर, बस और कुछ नहीं। यही तो बात है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग अ कंपनी इज रेजिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज मतलब हम आप जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसको हम लोग डीआईआई एफआईआई भी बोलते हैं, जहां पर पब्लिक का ही पैसा पार्क होता है सर, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, यहाँ पर हम आप जैसे पब्लिक का ही पैसा इनडायरेक्ट वे में जाते हैं। दे आर फंड मैनेजर टाइप ऑफ, ठीक है। जो लोग आजकल म्यूचुअल फंड का क्लास करते हो सैटरडे दे नो
कि किस तरह से म्यूचुअल फंड बिजनेस हैंडल होता है, पता है ना? आई थिंक ज्योति, रोशनी को पता होगा, नंदिनी को पता होगा, बहुत लोग जो लोग म्यूचुअल फंड क्लास में हो, ठीक है, जो सैटरडे हो रहा है, कि म्यूचुअल फंड बिजनेस किस तरह से पब्लिक का पैसा मार्केट में डालते हैं, फिर अपना प्रॉफिट भी बनाते हैं और पब्लिक को भी फायदा कराते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा इनडायरेक्ट वे में फायदा होता है, बट वो फायदा भी फायदा तो है, बिल्कुल फायदा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी को पैसा चाहिए भाई, चाहिए, तो उसके लिए कंपनी पब्लिक इशू करेगा फ्रॉम अ डिफाइंड ग्रुप और इनर सर्कल। मतलब कुछ डिफाइंड ग्रुप होते हैं या इनर सर्कल होते हैं, प्री नोन सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस। When the capital is raised from public at large, it is undertaken through the medium of public offer. ठीक है, पब्लिक ऑफर करते हैं। एंड व्हेन इट इज रेज्ड फ्रॉम ए डिफाइंड ग्रुप ऑफ पर्संस, इट इज कैरिड थ्रू आउट थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर कुछ डिफाइंड ग्रुप है भाई, इनसे ही लेना है, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कुछ इंडिविजुअल ग्रुप हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज करते हैं कि भाई इनसे ही मुझे पैसा लेना है। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह को देख लो, ये पब्लिक में नहीं है। पेटीएम को देख लो, जो आईपीओ से पहले था, ठीक है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट करता है, प्राइवेट इक्विटी से लेता है। प्राइवेट इक्विटी जानते हो? हाँ, फ्लिपकार्ट अभी भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से ही पैसा रेज करता है। जैसे फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? कौन बताएगा मुझे, जल्दी बोलो, बोलिए सर, बोलिए सर। वॉलमार्ट है तो। हाँ, वेरी गुड सर, वॉलमार्ट, ठीक है। ये देखो, नॉट जस्ट वॉलमार्ट, वॉलमार्ट का तो 82% है ही, वेरी गुड सर, सबसे ज्यादा तो वही है। वॉलमार्ट को छोड़ दे तो और भी है, जो वर्ल्ड का बहुत ही बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फार्म है, ठीक है, डिफाइंड ग्रुप, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी फार्म। ऐसे तो सर फ्लिपकार्ट को बनाने वाला था सचिन एंड बिनी। सचिन और बिनी दोनों बंसल ब्रदर्स नहीं, दोस्त। हाँ, ये दोनों बंसल टाइटल लेता है बट दोस्त है। अमेजन में काम करते थे, फिर बाद में फ्लिपकार्ट बना दिया, ठीक है, और बना के वैल्यूएशन बना के छोड़ भी दिया अभी तो कोई नहीं है बोर्ड में, ठीक है, बस एक जन इसमें से टोटली छोड़ दिया और एक अभी भी शेयर होल्डिंग करता है। लुक हियर, वॉलमार्ट का 82% शेयर होल्डिंग है, टेंसेंट का 5%, टाइगर ग्लोबल अमेरिका का बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी फार्म है, बिनी बंसल दोनों फाउंडर में से एक 3.25, माइक्रोसॉफ्ट का 1.46, QIA का 1.43, एसएल का 1.32 और अदर इधर उधर मिला जुला के 0.47%। तो ये सब क्या हो गया? डिफाइंड ग्रुप हो गया। प्राइवेट कंपनी पैसा रेज करता है, ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से करता है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे काम करता है, इनका क्या लीगलिटीज है, क्या इसका कंपनीज एक्ट के अंदर क्या सेक्शन है, सब सेक्शन है, यू मस्ट नो, ठीक है। तो चलो, आई होप समझ रहे हैं कि पब्लिक के थ्रू से जब पैसा रेज करते हैं तो उसको पब्लिक इशू बोलेंगे, और जब ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से करेगा तो वो एक डिफाइंड ग्रुप के थ्रू से होता है, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। एक्विजिशन ऑफ कैपिटल इज इनफ्लो ऑफ फंड्स। अगर कोई किसी का कैपिटल एक्विज करता है फॉर द इशूअर एंड नीड्स एडवर्टाइजमेंट, हाँ, आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है। जैसे जो पब्लिक इशू होता है, आप लोग जानते हो, पेपर में ऐड आता है, देखो, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, हाँ, आजकल तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपर में, बंगाली पेपर में तो आज तक मैंने देखा नहीं, बट इंग्लिश पेपर जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस न्यूज में, टाइम बिजनेस स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट जरूर दिखेगा। बंगाली न्यूज़पेपर में आज तक तो दिखा नहीं, बट भगवान करे कभी ना कभी दिख जाए ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत सारे लोकल लोगों पे भी कनेक्शन बढ़ जाएगा। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन सो दैट नो इन्वेस्टर इज डिफ्रॉडेड। तो ये जो भी है सब कुछ लीगली होना चाहिए और कोई भी इन्वेस्टर्स डिफ्रॉडेड ना हो और चीटेड ना हो। ऑन सक्सेसफुल क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू द इन्वेस्टर्स। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो सिक्योरिटी को अलॉट कर दिया जाए, जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले दिखा रहा था, ठीक है। ये देखो सर, ये मैं दिखाया ना अभी, कि किस तरह से आईपीओ शेड्यूल होता है और फिर सिक्योरिटी को फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट भी मिलता है, जो भी शेयर में क्या। सर समझ में आ रहा है ना? चलो, मैं बहुत सारा बात एक साथ में कर रहा हूँ, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, तो अकॉर्डिंग विद द रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस वगैरह सब मैच करके, फिर फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करके, as already mentioned, the provisions relating to raising of capital such as issue of prospectus issue करना, allotment of security etc. and other matter incidental thereto are contained in chapter 3 of this act. The chapter is divided into two parts. ये पूरा chapter को part 1 part 2 में divide किया गया है।
एक सेक्शन 23 से लेके 41 का जो पब्लिक ऑफर का मेरे बारे में बात करता है, और एक है प्राइवेट प्लेसमेंट जो सेक्शन 42 में बोला गया है। द प्रोविजंस कंटेन इन पार्ट 1 पार्ट 2 आर supplemented by the company's prospectus and allotment of securities rule 2014 and number of amendments have been made from time to time in rules। ठीक है, जो amendment होता है उसको रूल के जरिए सामने लाया जाता है सर। अमेंडमेंट मतलब क्या है? चेंज। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस हो सकता है ना सर, तो उसको अमेंडमेंट किया जाता है जो लॉ में रेगुलर बेसिस में आता रहता है। तो ये अपडेटेड चीज ही आपको मैं बता रहा हूँ, जो एकदम लेटेस्ट अपडेशन है वही बता रहा हूँ। ठीक है, और भी अपडेट अगर आज कुछ आ जाएगा तो क्या कल वो एग्जाम में अप्लाई हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना, वो फिर नेक्स्ट एग्जाम में अप्लाई होगा। ओके सर, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। सर, वेरियस मोड्स ऑफ इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज बाय ए पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी आर डिपिक्टेड। देखो कि कितना तरह का फंड रेज करने का तरीका होता है। कंपनी को भाई पैसा चाहिए, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से हो या पब्लिक के थ्रू से हो। तो अगर मैं पब्लिक कंपनी का बात करूं तो पब्लिक कंपनी क्या क्या कर सकता है? नॉर्मली पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस एंड पब्लिक ऑफर कर सकता है। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस एंड पब्लिक ऑफर के अंदर आईपीओ आता है, एफपीओ आता है, ओएफएस आता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और ओएफएस मतलब, कौन बताएगा मुझे ओएफएस का मतलब क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, थैंक यू सर। ठीक है, ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है ना, जो पहले से कंपनी में शेयर होल्ड करता था, वो कंपनी छोड़ के निकलना चाहता है, तो वो ऑफर करेगा कि भाई मैं भी इस आईपीओ के प्रोसेस के थ्रू से निकल जाऊंगा। ठीक है, या फिर ओएफएस अलग से करके निकल जाऊंगा। नॉर्मली आईपीओ के साथ ही ओएफएस कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसके वो उसी टाइम पीरियड में हो जाता है। तो जैसे रिसेंट टाइम में जोमेटो के केस में बहुत बड़ा ओएफएस हुआ था, मुझे जितना याद आ रहा है। जोमेटो के केस में ऐसे बहुत सारा और भी कंपनी ओएफएस करता है, बट जोमेटो के टाइम पे जब जोमेटो इशू हुआ उस टाइम पे ऑफर फॉर सेल जबरदस्त हुआ था सर। मैं दिखता हूँ सर, अगर मुझे दिख जाए तो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। जोमेटो 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 दिख गया? जोमेटो क्या नाम पे है? जोमेटो जोमेटो नाम पे है क्या? 1 साल हो गया जोमेटो का। तत्वचिंतन। স্যার জোম্যাটো নামেই আছে। क्या बोला? जोमेटो नाम पे ही है, यही बोला ना। হ্যাঁ স্যার জোম্যাটো নামেই আছে। दिख नहीं रहा है, यहाँ पर नहीं है, फिर मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तत्वचिंतन में भी, तत्वचिंतन में देखना पड़ेगा ऑफर फॉर सेल है कि नहीं। ओएफएस 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 जोमेटो में याद है मुझे, इसलिए मैं जोमेटो का नाम लिया। ठीक है, अगर बाद में मिलता है ना, मैं देखता हूँ, बाद में मिलता है तो मैं देखता हूँ। यहाँ पर जोमेटो दिख नहीं रहा है। ठीक है, बाद में मिलेगा तो दिखाता हूँ। या फिर अच्छा, रुचि सोया के बारे में बोल सकता हूँ। रुचि सोया ऑफर फॉर, ये ऑफर फॉर बोल रहे, एफपीओ ला रहा है। ये देखो, रुचि सोया ऑलरेडी लिस्टेड है सर। तो अगर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी फिर से आना चाहता है, जैसे रुचि सोया, ये बेसिकली आप लोग इसके नाम सुने हो सर, न्यूट्रिला सोयाबीन वगैरह, ये ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो ये फर्दर पब्लिक ऑफर चाह रहा है, बिकॉज ये कंपनी का काफ़ी सारा एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव हुआ है। अभी पतंजलि के हाथ में है ये, जानते हो आप लोग। रुचि सोया या न्यूट्रिला जो है वो पहले रुचि सोया के नाम पे ही चलता था, अभी भी रुचि सोया नाम से ही है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज, एडिबल ऑयल बेसिकली आपका जो पाम ऑयल वगैरह में बहुत बड़ा इनका काम था, अभी भी है। लेकिन अभी पतंजलि ने इसको एक्वायर कर लिया। पतंजलि अभी इस मैटर को देखता है। 2019 में एक्वायर किया। काफ़ी लोन था, काफ़ी ज़्यादा लोन था, सब लोन का बार्डन पतंजलि पे आया। तो पतंजलि भी इस पे ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसका एफपीओ लाने वाला है सर। ठीक है, इसका एफपीओ लाके रुचि सोया फिर से मार्केट में अपना दम दिखाना चाहता है, पैसा रेज करके। तो उसके बारे में आपको दिख जाएगा। क्या हो गया? रुचि सोया ऑफर फॉर सेल, ये देखो, रुचि सोया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी। जस्ट मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ
ए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर is launched by already listed company to issue share to the public. Already listed है ना, like an IPO, this issue can be in the form of new shares or an offer for sale from the promoter or major investors group. तो जो ऑलरेडी पुराना इन्वेस्टर्स है वो ऑफर फॉर सेल करना चाहता है या और साथ में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी करना चाहता है। तो कुछ दाम के साथ आ रहा है, अभी भी डिटेल्स नहीं दिया है, कुछ दिन बाद आपको दिख जाएगा कि क्या दाम पे ये आ सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये सब आजकल बड़ा ही रेगुलर बातें हैं जो मार्केट में चलता रहता है, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस। लेकिन इसको छोड़ के प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है पब्लिक कंपनी में, राइट इशू होता है, बोनस इशू होता है। ठीक है, तो राइट इशू, बोनस इशू पे भी कंपनी शेयर प्रोवाइड करते हैं सब्सक्राइबर को। तो इसका प्रोसेस आगे आगे चर्चा करूंगा सर कि राइट इशू क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है। इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, राइट इशू, बोनस इशू भी बहुत चलता है, तो उसके ऊपर भी बात करना है, पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट। प्राइवेट में तीन चीज तो एकदम पॉपुलर है, प्राइवेट है, प्राइवेट प्लेसमेंट तो इसका होता ही है, मैं भी आपको दिखाया थोड़ा सा रियल लाइफ में। राइट इशू भी होता है, बोनस इशू भी होता है। तो कैसे होता है, क्या काम है, किस तरह से करते हैं, देखना है सर। चलो सेक्शन पे आ गए अभी। हाँ, इतना देर से बस कहानी चल रहा था, अब आ गए सेक्शन पे। सर एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज। पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इशू करता है। सर सिक्योरिटी समझना पड़ेगा ना? यस, बताऊंगा, अभी बताऊंगा। सर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? ठीक है, कितना सारा का सिक्योरिटीज होता है। ऐसे जो लोग CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 या फिर CA फाइनल के लेवल में या CMA फाइनल लेवल में क्लास करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज के बारे में वहाँ पर एक अलग ही लॉ होता है, सिक्योरिटी लॉ बोल के। ठीक है, स्पेशली CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में तो सिक्योरिटी लॉ का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। तो वहाँ पर तो सिक्योरिटी के बारे में काफी डिस्कशन होता है, वो भी सैटरडे मॉर्निंग को होता है। ठीक है, शेयर मार्केट से भी लॉ, ठीक है, सिक्योरिटी लॉ, से भी लॉ, ये सब चलता रहता है। तो डोंट वरी, वो सब तो वहाँ पर मैं डिटेल्स में बताता हूँ। लेकिन ठीक है, सब कोई तो अभी सिक्योरिटी लॉ का क्लास नहीं करते, तो क्या उनको सिक्योरिटी जानने का हक नहीं है? अरे पूरा हक है, सबको हक है। बट हाँ, कुछ चीज़ें कुछ स्पेशल वे में होता है, डिटेल्स में होता है, और कुछ चीज़ें थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से तो कंपनी लॉ भी आपको बताएगा भाई सिक्योरिटी क्या है। सो वेट एंड वॉच। तो एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, अ पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज। The securities to public through prospectus, herein referred to as public offer, by complying with the provision of part 1, or through private placement by complying with provision of part 2। तो दो provisions है चैप्टर 3 के अंदर, एक part 1, part 2। part 1 में public offer, part 2 में private placement। and there is another point, through a right issue or bonus issue। right issue भी कर सकता है, bonus issue भी कर सकता है। मैं अभी थोड़ा skip कर रहा हूँ, right issue क्या है, bonus issue क्या है, बस इतना जान लो। right issue के थ्रू से भी शेयर मिलता है, कंपनी शेयर इशू करता है, इतना मैं आपको बोल सकता हूं। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। बट आगे मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या बोनस इशू में क्या होता है, राइट इशू में क्या होता है, एकदम लीगल वे में सेक्शन वाइज बात करूंगा। ठीक है, in case of a listed company or a company which intends to get its security listed also, मतलब जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और जो लिस्टेड होना चाहता है। ठीक है, ऑल्सो जो भी प्रोविजन ये अप्लाई करता है वो सेबी के हिसाब से करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ठीक है, एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, तो जो भी होगा एज पर सेबी रूल्स होता है। ठीक है, सेबी का बहुत पावर हो गया सर आजकल। एक टाइम था जब सेबी का पावर कम था, बट आजकल सेबी के हाथ में बहुत सारा पावर गवर्नमेंट ने दे दिया भाई, देखो जो मर्जी करो। ठीक है, स्पेशली स्कैम वगैरह जितना बढ़ गया डे बाय डे, पावर भी इनका मिल गया। एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, अ प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज। क्या प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी इशू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन सर फिर से आपके मन में सवाल, सर सिक्योरिटी क्या है वो तो बता दो। अरे बताते हैं, रुको ना। by way of right issue or bonus issue in accordance with the provisions, through private placement by complying with the provision of part 2। by way of explanation, it is provided that public offer includes initial public offer or further public offer securities to the public by a company, or an offer for sale of securities to the public by an existing shareholder through issue of prospectus। ठीक है, तो नॉर्मली प्राइवेट कंपनी ये चीज नहीं करता है, IPO पब्लिक ऑफर, क्योंकि प्राइवेट है ना, तो वो पब्लिक ऑफर कैसे करेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर एक देखने वाला चीज है, मैं आपको आगे आगे और डिटेल समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा सर सिक्योरिटी क्या है, ये तो पहला बात है ना, इस पे थोड़ा समझ देना पड़ेगा, थोड़ा समय तो दो। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 81, सर सेक्शन 2 भी नोटेड। हाँ,
सेक्शन टू बी नोटेड, बिकॉज आप जब क्वेश्चन का जवाब दोगे ना वहाँ सेक्शन मेंशन करना जरूरी है। सर अगर सेक्शन भूल गए तो, सर भूलना तो किसी के हाथ में नहीं है, बट आप भूलने से नहीं चलेगा, ठीक है। वो तो मेमोराइज करना ही पड़ेगा, मेमोराइज और समझ के मेमोराइज। दिल से पढ़ोगे तो दिमाग ऑटोमेटिक याद रखेगा, और अगर दिल से नहीं पढ़ोगे तो दिमाग भूल जाएगा। सो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 उसमें सिक्योरिटी के मतलब के बारे में बोला गया है। मीन्स सिक्योरिटीज एज, और कहाँ पर बोला है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में बोला है, ठीक है। सिक्योरिटी मीन्स द सिक्योरिटीज इज डिफाइंड इन द क्लॉज H of section 2 of Security Contract Act 1956. The definition given by section 2, ये ग्रुप 2 में एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 फाइनल CMA फाइनल में पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है। डेफिनेशन गिवन बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन H of SCRA, क्या क्या है सिक्योरिटीज के अंदर सर? शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर इन और एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। सर कहने का मतलब, सर सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स है। जो शेयर्स के बारे में मैं तब से बात करे जा रहा हूँ, सबसे पॉपुलर पॉइंट है सर, कंपनी शेयर इशू करता है, आपको कंपनी का एक शेयर का पार्ट मिलता है जितना आप होल्ड करते हो। तो सर स्क्रिप्ट क्या हो जाता है? सर कंपनी स्क्रिप्ट भी इशू करता है क्या? हाँ सर, ये भी एक टाइप ऑफ न्यू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है। स्क्रिप्ट को आप ऐसे समझ सकते हो, इट्स लाइक शेयर के बदले स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, सब्सटीट्यूट में दिया जाता है। और अगर आपके पास कंपनी का स्क्रिप्ट होता है ना, तो वो स्क्रिप्ट यूज करके आप कोई भी चीज परचेस कर सकते हो कंपनी के शेयर के तौर पे, ठीक है। इट्स लाइक इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, स्क्रिप्ट का बहुत सारा आजकल मॉडर्न डे में स्क्रिप्ट का बहुत यूज है, जो बेसिकली पैसे के बदले यूज होता है। मतलब लीगल टेंडर जो होता है ना, लीगल टेंडर का सब्सटीट्यूट, जैसे कि गिफ्ट कार्ड, जैसे कि कॉइन्स वगैरह। कॉइन्स मतलब ये जो आजकल चलता है ना सर, क्या बोलते हैं उसको, अरे फ्लिपकार्ट वगैरह इशू नहीं करता कॉइन, फिर आपका पॉइंट्स, पेबैक पॉइंट्स, अरे बोलो ना सर, लीगल टेंडर का सब्सटीट्यूट में होता है। इट्स टाइप ऑफ, इसका आजकल बहुत यूज है, इसमें स्क्रिप्ट का यूज आजकल थोड़ा सा मॉडर्न वे में होता है, थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कंपनी का शेयर आपके पास नहीं है, कंपनी का स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट को आप यूज कर सकते हो, डिविडेंड के तौर पे यूज कर सकते हो, स्क्रिप्ट के बदले में डिविडेंड मिल सकता है। या फिर आप ऐसे सोचो, जैसे आप फ्लिपकार्ट में परचेस करते हो, आपके पास फ्लिपकार्ट का कॉइन जमा होता है, फिर आप नेक्स्ट परचेस में वो पॉइंट या कॉइन का जो आपने जो कॉइन कमाया वो कॉइन को इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में आता है। तो स्क्रिप्ट को भी सिक्योरिटीज के नाम दिया गया है। समझ में कुछ आ रहा है सर? सिंपल वे में बोलो। हेलो, अरे बोलिए सर, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। ओके सर, आगे बढ़ रहे हैं फिर। आप चाहो तो स्क्रिप्ट का और थोड़ा डिटेल्स जानकारी ले सकते हो कि कितना तरह का स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं सिक्योरिटीज के तौर पे आपको थोड़ा समझाया, बाकी और डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं आपको बोला ना, पेबैक पॉइंट्स, कॉइन वगैरह जो फ्लिपकार्ट वगैरह में मिलता है, गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट कूपन, कूपन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि कूपन है तो बाद में उसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी वैसे स्क्रिप्ट इशू कर देता है और उसके बदले बाद में आपको डिविडेंड भी मिल जाता है जब आप उसको रिडीम करते हो। इट्स लाइक दैट, ठीक है, इट्स लाइक दैट। स्टॉक्स, ये तो जानती हो, शेयर जो नंबर ऑफ शेयर को एक साथ स्टॉक कहा जाता है। बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड मतलब ये बात तो आजकल चल रहा है सर हम लोग का सिक्योरिटी लॉ क्लास में, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड में भी इसके बारे में मैंने बात कर रहा था, बॉन्ड मार्केट के बारे में। बॉन्ड क्या होता है? लोन है, एक तरह का लोन है जो पब्लिक कंपनी को देता है, ठीक है। कंपनी बॉन्ड इशू करता है और बताते हैं कि भाई इतने दिन बाद इतना पैसा अगर आप देते हैं, आपको इंटरेस्ट के साथ में वापस करेंगे। गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करता है, गवर्नमेंट कंपनीज बॉन्ड इशू करता है। अब एनएससी के साइड में जाओगे तो आपको एनएससी बॉन्ड मिलेगा, बहुत सारा कंपनी है बॉन्ड इशू करने वाले, देखे होंगे आप लोग क्लास में, मैं बहुत बार शो करता हूँ। एनएससी बॉन्ड मार्केट, ये देखो एनएससी बॉन्ड मार्केट, कहीं ना कहीं मेरे को ये दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी वाइज बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज है जो बॉन्ड इशू करता है। ये टाइप ऑफ क्या है, ये एक्चुअली लोन है, ठीक है। डिबेंचर बॉन्ड सिमिलर काइंड ऑफ होता है, बट क्या है, डिबेंचर में भी इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड में भी इंटरेस्ट मिलता है। सरकारी कंपनी के केस में ज्यादातर बॉन्ड वर्ड यूज किया স্ক্রিন जाता দেখতে পাচ্ছি না আমি।
স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন না? क्या सबको ऐसा है? ওই লাস্ট প্রসপেক্টাস এন্ড অ্যালটমেন্ট অফ সিকিউরিটি ওইটাই খালি দেখাচ্ছে। নেটওয়ার্কটা প্রবলেম হয়েছে বোধহয় আপনার। আপনি একবার কিছুক্ষণ ওয়েট করুন, না হলে একটু রিজয়েন করুন, নাহলে রিজয়েन আচ্ছা করুন। আচ্ছা बाकी सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। नेटवर्क इशू होगा। अच्छा, तो जो बात मैं कर रहा था सर आपसे, ये देखो सर, ये NHAI ने बॉन्ड इशू किया, देख रहे हैं सर? নওয়ানিল দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ এবার পাচ্ছি দেখতে। নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয়েছিল আপনার, ঠিক আছে। হুম। NHAI ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, হাডকো हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडिया ग्रिड, ठीक है, TSFSL, IIFL, देखिए यहाँ पर अलग अलग बॉन्ड है जिसका कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट है। ये म्यूचुअल फंड कंपनीज में मैंने रिसेंटली डिस्कस किया कि किस तरह से इंटरेस्ट के थ्रू से काम होता है, ठीक है, किस तरह से ये बॉन्ड इशू करते हैं, बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, सिक्योरिटीज है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सिक्योरिटीज है। तो शेयर, स्क्रीप, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, डिवेंचर इज ऑल्सो लोन। आप लोग डिवेंचर अकाउंट्स पढ़ के बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डिवेंचर स्टॉक, सर डिवेंचर और डिवेंचर स्टॉक में क्या फर्क है, ये तो बताओ मुझे। डिवेंचर इज अ लोन एंड डिवेंचर स्टॉक इज ऑल्सो लोन, बट लोन में सिक्योरिटी के तौर पे क्या होता है बोले तो, सिक्योरिटी होता है इक्विटी। मतलब एक सिंपल बात है, से फॉर एग्जांपल टाटा ने बोला कि आपको डिवेंचर देना है, ठीक है, डिवेंचर इशू किया टाटा कंपनी ने, एक एग्जांपल के तौर पे टाटा कंपनी को डिवेंचर चाहिए, इशू कर दिया। मानो कि कंपनी को 5 लाख का डिवेंचर चाहिए, आपने टाटा कंपनी का ये डिवेंचर सब्सक्राइब कर लिया। मार्केट में मिलता है सर, एकदम बिल्कुल मिलता है। आपने इस 5 लाख का सब्सक्रिप्शन किया, तो आपको अगर ये सिंपल बोलता कि 5 लाख पे आपको 11% इंटरेस्ट के साथ या 10% इंटरेस्ट के साथ 5 साल बाद कंपनी आपको ये रीपे करेगा, या फिर आपको एनुअल बेसिस में इंटरेस्ट पे करेगा और लास्ट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर देगा, ऐसा ही होता है डिवेंचर रिडेम्पशन बोल के, ठीक है, रिडीम करेगा। लेकिन क्या होता है जब डिवेंचर स्टॉक का बात है, तो डिवेंचर स्टॉक का मतलब हो जाता है कि ये जो 5 लाख है, अगर बाई चांस कंपनी आपको नहीं दे पाता है, तो कंपनी आपको इक्विवेलेंट इक्विटी कंपनी पे आपको मिलेगा। और जब कंपनी लिक्विडेट होता है, जब कंपनी बंद होता है, जब कंपनी लिक्विडेट होता है या फिर कंपनी बंद होता है, ठीक है, लिक्विडेट होता है या फिर कंपनी बंद होता है, उस टाइम पे कंपनी क्या करेगा, आपको डिवेंचर के बदले, आपको अगर डिवेंचर स्टॉक था तो आपको कंपनी में भागीदारी मिलेगा, और उस भागीदारी के हिसाब से कंपनी के एसेट्स पे, या फिर नॉट जस्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन, इन एनी सिनारियो, अगर बाई चांस किसी कारण से कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे करता है, तो कंपनी के इक्विटी पे आपका हक होता है। मतलब इक्विटी को सिक्योरिटी बना के, इक्विटी को मॉर्गेज करके आपको डिवेंचर, आप कंपनी का डिवेंचर सब्सक्राइब करते हो। बात समझ में आया? बस यही फर्क होता है डिवेंचर के साथ डिवेंचर स्टॉक का। समझ में आया सर? बोलो प्लीज टेल मी। बोलो। हाँ। ओके सर, तो शेयर्स हो गया, स्क्रिप्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, डिवेंचर स्टॉक हो गया, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कुछ भी जो मार्केटेबल हो, लाइक नेचर, इफ ऑन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो भी इशू करता है। डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हाँ सर, ये भी फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट बहुत फेमस मार्केट है सर, FNO, ठीक है। आप स्टॉक के फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड के फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो कि भाई ये स्टॉक, कमोडिटी के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। स्टॉक मतलब आज टाटा मोटर्स एक दाम पे चल रहा है, ठीक है, आज टाटा मोटर्स 420 में चल रहा है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका मानना है कि नहीं 420 पे नहीं, अगला 2 महीने में, 3 महीने में ये 450 में जाएगा। सो जितना कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर आपने, ये थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा रिस्की, स्पॉट मार्केट से थोड़ा रिस्की होता है, बट अगर आप फ्यूचर को समझ पाते हो तो इसमें आप आराम से, ये इसका एक अलग से मतलब डिस्कशन होता है। जैसे लोग स्टॉक मार्केट पढ़ता है ना सर, स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट छोड़ के स्टॉक मार्केट में जैसे क्या कराता हूँ मैं, टेक्निकल पढ़ाता हूँ, फंडामेंटल पढ़ाता हूँ, ऐसा ही एक चीज़ होता है। कोई कोई पहले किए होंगे, मैं फिर से फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ 2-3 महीने बाद, तो इसमें मैं F&O का पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है, जो भी F&O मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ बोलो।
ডেরিভেটিভ তো স্যার আগের দিন বুঝিয়েছিলেন কিছুটা। हाँ वो सिक्योरिटी लॉ क्लास में शायद तू तो सिक्योरिटी लॉ हाँ क्लास सर, में नहीं होता है, तू रहता है আগের सिक्योरिटी लॉ में। সপ্তাহে। सिक्योरिटी लॉ तू कहाँ करता है संपत? না ये সিকিউরিটি ল না, লতেই বুঝিয়েছিলেন স্যার এই আগের সপ্তাহে মনে হয়। ओ लॉ में बताया था, अच्छा ये कब क्या बताता रहता हूँ आई डोंट नो बट बोलता रहता हूँ। শেয়ার मार्केट खुले से বোঝাচ্ছিলেন। ओके ओके ठीक है, तो डेरिवेटिव्स ठीक है, ये भी एक तरह का क्या हो गया, सिक्योरिटीज हो गया। या फिर यूनिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इन्वेस्टर्स नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स वगैरह के केस में यूनिट्स होते हैं। सिक्योरिटी रिसिप्ट इज डिफाइंड इन क्लॉज 8G ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है, तो किसी भी तरह का जो भी सिक्योर होता है, किसी भी तरह से उसका सिक्योरिटी मिलता है, इसको बेसिकली सिक्योरिटीज कहा जाता है। अच्छा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक एक्सेप्शनल कुछ पॉइंट्स भी हैं, थोड़ा देख लो। यूनिट्स और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट, यूनिट नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स का होता है, वो भी सिक्योरिटी है, बट एक पॉइंट है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट सिक्योरिटी शैल नॉट इंक्लूड एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। आजकल बहुत पॉपुलर एक प्रोडक्ट है मार्केट का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, बट इसको सिक्योरिटी नहीं कहा जाता। क्या नाम है? यूलिप, नाम तो सुना ही होगा। यूलिप का नाम सुना है कि नहीं सुना है? बोलो, टीवी में ऐड बहुत आता होगा, टीवी में, यूट्यूब में। हाँ, यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मतलब इसमें म्यूचुअल फंड जैसा ग्रोथ भी है और साथ में इंश्योरेंस भी है, तो ये एक्चुअली मिक्स्ड अप एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है। नाम सुना है क्या आप लोग यूलिप का? नाम सुना है कि नहीं? अरे बोलो, मतलब अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हो, यूलिप आपको क्या बेनिफिट देता है? यूलिप आपको फंड जैसा ग्रोथ भी देता है और साथ में इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। नहीं सुना क्या आप लोगों ने? मतलब बेसिकली, हाँ बोलो। नहीं सुना। नहीं सुना? अच्छा, बहुत पॉपुलर है सर। आप जस्ट ये मैं आईसीआईसीआई के साइट में जाके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो अगर आप कभी भी यूलिप के बारे में रिसर्च करोगे ना, आपको दिख जाएगा। आगे से शायद देखा आपने, देखा बट ख्याल नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आपने कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो फंड के साथ साथ, फंड की यूनिट के साथ साथ ग्रोथ करता है और साथ में आपको एक इंश्योरेंस बेनिफिट भी देता है। आपको प्रीमियम भरना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है? जैसे म्यूचुअल फंड में क्या है, आप एसआईपी कर लेते हो, ठीक है, आप इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह भरना पड़ता है। सो इसको सिक्योरिटी नहीं बोला जाता सर, ठीक है? तो ये बात यहाँ पर क्लियरली बोला है सर। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट security shall not include any unit linked insurance policy or scripts or any such instrument or unit by whatever name called, आजकल नाम तो बहुत कुछ आ रहा है, which provides a combined benefit risk। क्या क्या बेनिफिट है? कंबाइंड लाइफ ऑफ द पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट मतलब एक तरफ वो लाइफ इंश्योरेंस भी है और एक तरफ वो इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन इसको सिक्योरिटी के डेफिनेशन के अंदर नहीं रखा गया, बट आप लोग इसको अलग से देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो, ठीक है? अच्छा, बाय सच पर्सन एंड इशूड बाय इंश्योरर, ये कौन इशू करता है नॉर्मली? ये इंश्योरर इशू करता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस बिजनेस का पार्ट है। रेफर टू इन क्लॉज 9 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये जो बात है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 क्लॉज 9 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बोला गया है। तो जो इंश्योरेंस एक्ट का पार्ट है वो यहाँ पर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का जो बात मैं कर रहा हूँ, इसको सिक्योरिटी का नाम नहीं दिया गया सर। अच्छा, सिक्योरिटी और क्या है? और भी कोई भी चीज, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इशूड बाय टू एन इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को इशू किया गया, बाय एन इशूअर बीइंग ए स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी व्हिच पॉसेस एनी डेब्ट और रिसीवेबल, मतलब कोई बाद में पैसा मिले, मतलब अभी पैसा मिलेगा, इंक्लूडिंग मॉर्गेज डेब्ट, मतलब असाइन टू सच एंटिटी, ठीक है, एंड एक्नॉलेज बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ सच इन्वेस्टर इन सच डेब्ट और रिसीवेबल्स, ठीक है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी एक मार्केट का बहुत बड़ा चीज है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी सेक के नाम से बहुत पॉपुलर है, ठीक है? आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, एकदम डायरेक्ट परचेस कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आजकल तो आरबीआई का एक रिटेल ऐप भी आ गया है, आप वहां से भी परचेस कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ऐसे जीरोधा कॉइन वगैरह से भी परचेस कर सकते हो, ठीक है? पॉपुलर हो गया है सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नाम सुना है क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का?
हाँ, गवर्नमेंट बॉन्ड जैसा ही होता है। ये देखो ज़ीरोधा कॉइन वगैरह में लॉगिन करके आप जी सेक ले सकते हो। अगर आप एनएससी में भी, ये डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एनएससी के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो, मैं जैसे भी आपको एनएससी में दिखा रहा था, एनएससी बॉन्ड में, ये देखो एनएससी बॉन्ड में जाओ, ये देखो बॉन्ड और क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं आप। दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट का बॉन्ड का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसे इस तरह का होता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करता है जानते हो, आपका पैसा जब म्यूचुअल फंड कंपनीज में सेफ होता है ना, वो गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज में होता है ना, काफी सेफ होता है, ठीक है, काफी सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है, रिटर्न थोड़ा कम होगा, फ्लक्चुएट मार्केट में आपको हेल्प करता है। वही मैं म्यूचुअल फंड क्लास में भी बात कर रहा था, थोड़ा रिटर्न जरूर कम होता है लेकिन एफडी वगैरह से ज़्यादा होता है, सिक्योर भी होता है, शॉर्ट टर्म भी बहुत अच्छा अच्छा प्लान होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये नंबर है ISIN नंबर, फेस वैल्यू है 100 का, 102 में ओपन हुआ था, मार्केट में ट्रेड भी होता है, हाई गया था 102 में, लो गया था उसी में चला था, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड इतना है, प्रीवियस क्लोज इतना है, 2.49% चेंज हुआ है लेटेस्ट में, ठीक है। 11 मार्च का डेटा है आपके सामने। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो बेसिकली एक तरह का डिवेंचर बॉन्ड की तरह ही काम करता है। सो म्यूचुअल फंड कंपनीज तो इसमें इन्वेस्ट करता है, अगर डेब्ट बेस्ड है तो ज़्यादा करते हैं, और अगर इक्विटी बेस्ड है तो कम करते हैं, लेकिन करते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हो, आजकल तो RBI रिटेल भी आ गया डायरेक्टली परचेस करने के लिए, बहुत इजी है आजकल, मतलब इजी हो रहा है ये सब चीज़ परचेस करना। थोड़ा रिटर्न कम है ऑब्वियसली, 10% के अंदर होगा मैक्स टू मैक्स, बट आपके लिए अच्छा है, सिक्योर है। मार्केट अगर वार के कारण गिर भी जाए, वो पैसा कुछ ना कुछ रिटर्न देके जाएगा। इन्फ्लेशन हल्का हल्का बीट होगा, या फिर इन्फ्लेशन के साथ चलोगे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक सिक्योरिटीज है। सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटीज और राइट ऑन इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो सर ये हो गया सिक्योरिटी का डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 81, ठीक है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी इसके बारे में कहा गया है, मतलब बेसिकली ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही लिया गया, कंपनीज एक्ट आपको अलग से बता दिया, ठीक है। सभी लॉ एक दूसरे को क्या करेगा, रेफर करेगा, है ना, क्योंकि हर चीज हर जगह में थोड़ी ना होगा। सर यहाँ पर एक समरी है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 किस तरह से आपको समरी कर रहा है। देखो सर, आपको बता रहे हैं पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग IPO, APO और OFS। पब्लिक ऑफर में क्या क्या आ गया, पब्लिक ऑफर में IPO आ गया, इनिशियल पब्लिक, फॉलो ऑन पब्लिक या फर्दर पब्लिक, OFS ऑफर फॉर सेल, पब्लिक कंपनी यस, प्राइवेट कंपनी नो, प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों करता है, राइट इशू बोनस इशू दोनों करता है, कंप्लायंस विद सेबी रूल्स। सर अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको सेबी रूल्स फॉलो करना ही होगा फॉर लिस्टेड कंपनी और कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड, या तो लिस्टेड हो चुका है या फिर लिस्टेड होने वाला है, ठीक है। सेबी कंप्लायंस फुलफिल करना ही पड़ेगा। और जैसे ही बात कंप्लायंस का आता है, CS वाले स्टूडेंट लोग एकदम हाथ खड़ा करके रेडी हो जाओ, बिकॉज कंप्लायंस रिलेटेड काम में सेबी का काम बहुत होता है CS का, ठीक है। क्योंकि कंप्लायंस मतलब CS का काम, मतलब ये एक ट्रेंड है सर, ठीक है। मतलब बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंटेशंस, टाइम पे क्या फाइल करना है नहीं करना, ये कॉम्प्लायंस का काम होता है। तो सेबी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके चलना है, और इसमें CS का रोल प्लेइंग बहुत ज़्यादा हो गया है, और जितना दिन जा रहा है और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। काम करते हैं सर प्रॉस्पेक्टस। अब बात करेंगे प्रॉस्पेक्टस पे। अगर आप लोग इतना देर तक बात समझ गए तो प्लीज़ हाँ या ना बताइएगा। प्लीज़ बोलो सर, बोलो। आप लोगों का हाँ ना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्या नहीं समझ आया? आ गया सर। आ गया सर। ओके सर। सर प्रॉस्पेक्टस का क्या मतलब दिया गया? सर एज पर डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 70, अगेन सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जब भी लिखोगे सेक्शन दे के लिखोगे, बिना सेक्शन का लिखोगे तो बोलेगा भाई कौन सा प्रॉस्पेक्टस का बात कर रहा है, ठीक है। कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस नहीं रे बाबा, कंपनी, ठीक है। So as per the definition given in section 2 subsection 70, prospectus means any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus referred to in section 32, or self prospectus referred to in section 31, or any
नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट। प्रोस्पेक्टस के अंदर नोटिस को भी रखा गया है, सर्कुलर को भी रखा गया है, एडवर्टाइजमेंट को भी रखा गया है, और अदर डॉक्यूमेंट जिसमें बेसिकली आपको इनवाइट किया जाता है। कंपनी क्या करता है, पब्लिक को इनवाइट करता है फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेस ऑफ एनी सिक्योरिटीज और बॉडी कॉर्पोरेट। सिक्योरिटीज ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है, डेब्ट इशू कर रहा है, कंपनी शेयर इशू कर रहा है, कंपनी बॉन्ड इशू कर रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रहा है। तो जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है सिक्योरिटी इशू कर रहा है, जिसको भी परचेस करना है वो नोटिस देखेगा, सर्कुलर देखेगा, एडवर्टाइजमेंट देखेगा, प्रॉस्पेक्टस देखेगा, जिसको देख के वो बेसिकली इन्विटेशन लेगा कि भाई मेरे को बुला रहा है, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब समझ रहे हो ना, मेरे को बुला रहा है, मैं जाना चाहता हूँ। तो जाओ, जिसके साथ जाना चाहते हो रेडी हो जाओ, पढ़ के समझ जाओ प्रॉस्पेक्टस, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट। अच्छा लगे तो चले जाओ, ना अच्छा लगे तो मत जाओ। ठीक है, पाबंदी थोड़ी ना है। So according to above definitions, following points emerge in relation to prospectus. Prospectus is any document described or issued as a prospectus. Thus, any document which is described as a prospectus or issued as a prospectus to be called prospectus. अरे वाह, ये क्या definition? Prospectus shall include red herring. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो आपको मैं अभी दिखा रहा था, अदानी का दिखाया, ये है ना अदानी का, ये देखो आपको एकदम टॉप में दिखेगा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और देखो यहाँ पर दिख रहा है सेक्शन 32 कंपनीज एक्ट। हेलो, दिख रहा है ना रेड सेक्शन 32? हाँ सर। तो ये लिखना पड़ता है, ठीक है, कि ये जो भी प्रोस्पेक्टस बना है एज पर कंपनीज एक्ट बना है। ठीक है, इसको बनाने में कौन काम करता है? सर कंपनी सेक्रेटरीज काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स काम करते हैं, क्योंकि इनको आता है ड्राफ्ट करने में। ज़्यादातर सीएस का हेल्प ज़्यादा, सीएस का ज़्यादा एरिया है, लॉयर भी कर सकते हैं, ठीक है, बट सीएस का अप्रोच ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि सीएस का ये एरिया कवर ज़्यादा होता है। सीए को भी पता होता है ऑब्वियसली, सीएमए को भी पता होता है, बिकॉज इसीलिए तो आप लोगों के सिलेबस में इसका डिटेल्स है। किसी का कोई चीज़ एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा है, किसी का फाइनल में थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा मिक्सअप करके इंटर और फाइनल मिला के दिया है। तो जो भी हो, आज नहीं तो कल या तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ लो या तो फाइनल में पढ़ लो, पर पढ़ लो भाई। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि सीएस का स्पेशलाइजेशन एरिया क्या है, लीगल मैटर्स, तो इसीलिए सीएस को पहले से थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है। सीए और सीएमए को क्योंकि उनका थोड़ा अकाउंट्स और फाइनेंस का पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, इनको भी लॉ पढ़ना उतना ही पड़ता है, कम कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा फाइनल में जाके और थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा लोड मैनेजमेंट के हिसाब से है और कुछ नहीं, लेकिन जानना सबको पड़ेगा। ठीक है, तो prospectus shall include a red herring prospectus, sell prospectus. Prospectus shall also include any notice, circular, advertisement, अभी बोला। ठीक है, डायग्राम देख लो। prospectus मतलब क्या है? एनी डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड एज prospectus, जिसको कंपनी prospectus का नाम दे रहा है, इंक्लूडिंग रेड हेरिंग एज पर सेक्शन 32। prospectus का मतलब, सर prospectus का मतलब नोटिस भी है, यस, prospectus का मतलब नोटिस भी है, prospectus का मतलब सर्कुलर भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है, और अदर डॉक्यूमेंट जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है, भाई आओ मुझे पैसा दो। कब पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है, आओ मुझे पैसा दो। सर पब्लिक क्यों पैसा देगा? अरे पब्लिक भी अपना गेम समझता है ना, पब्लिक भी अपना गेम समझता है। पब्लिक गेम से याद आ गया आपको, मैं शुरू में एक क्रूसेड के बारे में बात कर रहा था, आरबीआई इज क्रूसेड अगेंस्ट आईपीओ। जानना चाहते हो 2 मिनट इसके बारे में? कंपनी के पैसा डालने के लिए लोग आतुर है सर, पागल है, मतलब क्या कंपनी में पैसा लगाने का क्रेज चल रहा है। आप थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा आप लोगों का, ठीक है, आपको एक करंट सिनेरियो समझ में आ जाएगा। ये देखो आरबीआई बोल रहा है थम 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 जा, हाँ अरे थम जा रे बंदे, समझ रहे ना? देखो आरबीआई का हाथ निकल के आ गया, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो सर, अभी तो हाथ नहीं दिख रहा है, इतना देर फिर भी हाथ लग रहा था, अब तो हाथ बिल्कुल नहीं लग रहा है, डिलीट कर देते हैं, अब दिख रहा है। तो ये देखो आरबीआई बोल रहा है थम जा रहे बंदे, कैसे, क्या क्या केस क्या है, फटाफट देख लो। ये बेसिकली बात है जो हमारे देश का हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है। हाई नेट वर्थ समझते हो, मतलब रिच। इंडियन आईपीओ मार्केट इज रेड हॉट राइट नाउ, यस बिल्कुल रेड हॉट है, इवन इन वॉर सिचुएशंस में भी रेड हॉट है। इन द फर्स्ट 6 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कंपनीज हैव रेज्ड, मतलब ये 2021 का डेटा है, अभी तो 22 तो अभी चालू हुआ है। फर्स्ट 6 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 21 का कंपनी ने 63,500 करोड़ पब्लिक लिस्टिंग में रेज किया आईपीओ करके। आप समझ रहे हो, मैं थोड़ा सा लॉ से हट के आया, क्यों?
कुछ बताने के लिए। आई होप आप लोग सुन रहे हो। एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ आपको, हेल्प हो जाएगा काफी। 63,500 crore through public listing and it could go up as 1 lakh crore by the end of the financial year। मतलब 2022 के एंड पे ऑलमोस्ट 1 लाख छू गया है, मतलब 2021 के एंड पे। कुछ बड़े बड़े कंपनीज आया, आप लोगों को पता है, नाइका, पेटीएम तो बहुत पैसा उठाया। हाँ वो अलग बात की बाद में उसका शेयर गिर गया, बहुत लोग सेल कर दिया, बट दिया तो सर। नाइका है, पेटीएम है, नाइका भी शेयर अभी गिर गया है। However, there is a small snag in the world of IPO financing and it has the potential to cool off the market by fair margin. So we talk about this. चलो क्या बात है इसका? Money, it makes the world go around, but it is leverage that offers the much needed momentum. Leverage का मतलब होता है रिस्क। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास स्टार्ट कर दिए, ठीक है, उन पे वहाँ पर एक लेवरेज बोल के चैप्टर आता है जो बेसिकली रिस्क कंट्रोलिंग का काम करता है। मैं बताऊंगा फाइनेंस में अंदर बताऊंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो लोग एवरी ट्यूसडे करते हैं। नॉट फॉलोइंग मतलब बेसिकली ये जो मोमेंटम है इसको फॉलो करना है, लेकिन क्या है ना, नॉट फॉलोइंग, needed momentum not following. Well, take for the instance the crafty way some investors use leverage to make money of IPOs। मतलब IPO से पैसा कमा रहा है ये इन्वेस्टर्स। क्या कर रहा है ध्यान से देखो, रिस्क लेता है और फिर IPO से पैसा कमाते हैं। यूजुअली बोस्टिंग हाई नेट वर्थ, कॉल अप देयर बैंकर्स, मतलब जिनके पास बहुत पैसा है वो अपने बैंक को बुलाते हैं, पुट टुगेदर ए नीट लिटिल अरेंजमेंट, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करते हैं, दे बोरो लॉट्स ऑफ मनी। कितने दिनों के लिए? फॉर वीक और सो, एक हफ्ता के लिए करते हैं, ठीक है। बैंक को भी बहुत फायदा होता है भाई। पुटिंग अप ए स्मॉल डिपॉजिट अप फ्रंट, कुछ अपफ्रंट डिपॉजिट रखते हैं जिसको मार्जिन बोला जा सकता है। नाउ द बैंकर एड्स ए मल्टीप्लायर एंड ऑफर्स ए मैसिव लोन, यूजुअली 70-80 टाइम्स ऑफ द वैल्यू एसोसिएटेड विद मार्जिन। मतलब अगर आप 1 करोड़ जमा करते हो तो 70-80 लाख का आपको दे देगा, ठीक है। हाई नेट वर्थ मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं सर, जो रिच क्लास है हमारे देश का, ठीक है। High net worth individuals then use this money to subscribe to the IPO. They wait until the last moment because every day counts when you are borrowing such large sums of money. And after a week or so, when the stock begins trading, जब stock ट्रेड करना चालू करता है, you sell all your shares immediately। मतलब लिस्टिंग गेन करने के बाद वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लिस्टिंग गेन पे ही उनका मतलब है, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट नहीं है, लिस्टिंग गेन चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से मार्केट को ये लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। आफ्टर अ वीक और सो व्हेन द स्टॉक बिगिंस ट्रेडिंग, यू सेल ऑल योर शेयर्स इमीडिएटली, पे द बैंकर्स द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल एंड पॉकेट द डिफरेंस। इफ द स्टॉक लीस्ट एट अ हायर प्राइस, कंपेयर द प्राइस यू पेड व्हेन यू सब्सक्राइब टू द IPO। सिंपल करते हैं इसको, देखो सर सिंपल करते हैं। ये रिसेंटली अदानी विल्मर, परास डिफेंस बहुत भयंकर किया था। आई होप आप लोगों को याद है परास डिफेंस, परास है या पारस, परास ही है, परास। You could do all of this because you managed to access funds that you did not own। आपके पास फंड नहीं है बट आपके पास बहुत वेल्थ है, तो आप बैंक से लोन लिए, which is why it is called leverage। तो लोन लिया ना, इसीलिए इसको लेवरेज बोलते हैं, ठीक है। आपके पास वो पैसा नहीं है जो पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हो, पे स्टॉक में लगा रहे हो। For instance, look at what happened when Paras Defense and Space Technologies began trading for first time earlier this month। The stock opened 492 per share, इसका इशू प्राइस था 175, अभी तक का सबसे हाईएस्ट है इस 2021-22 के बीच में। 175 में लिस्टेड हुआ था और 492 में इसका स्टॉक ओपन हुआ था। डिफरेंस समझ रहे हो सर? बैंक इतना इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करता। हाँ सर, क्या बैंक इतना इंटरेस्ट चार्ज करता है? अरे बोलो, रिटर्न देखो, 175 में स्टार्ट हुआ था, 492 में ओपन हुआ था। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, जल्दी बोलो सर, हाँ ना। किसी का भी आवाज नहीं मिल रहा है मुझे। कनेक्टेड हो कि नहीं आप लोग? हाँ सर। समझ आ रहा है ना? हाँ। Now you would think Paras got such a rousing welcome because it was a poster boy of much renowned Atmanirbhar Bharat। Actually ये परास डिफेंस वो कंपनी है, भारत करंट इंडियन गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट चला रहा है सर, आत्मनिर्भर भारत, उसका पोस्टर बॉय है परास डिफेंस। मतलब भारत अपने पैरों में खड़ा होना चाहता है और डिफेंस प्रोडक्ट जो भारत का सबसे ज्यादा खर्चा वाला एक इम्पोर्ट आइटम है, जो नॉर्मली इंडिया रशिया से US से खरीदते हैं। इंडिया चाहते हैं कि भारत अपने पैरों में खड़े हो जाए और कम से कम अपना डिफेंस का प्रोडक्ट इंडिया खुद बना पाए। रिसेंटली इंडिया ने एक मिसाइल बनाया
और फिलीपींस को दिया, बहुत अच्छे दामों पे दिया, ठीक है। म्यांमार को बेच रहा है बंदूक वगैरह डिफेंस का, क्योंकि इतना दिन भारत को सिर्फ दूसरों से खरीदना पड़ता था, अभी भारत खुद बना रहा है। और ये जो परास डिफेंस है ये इस पे नंबर 1 काम कर रहा है, ठीक है। भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्टर बॉय है इसलिए, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का। आप देख सकते हो, देखो अभी दाम चल रहा है 651, कहाँ पहुंचा था देखो, 1200 के आसपास चला गया था। बहुत प्रॉफिट किया लोगों ने, ठीक है, मुझे याद है सर, बहुत प्रॉफिट किया। तो सर कहना क्या चाहता हूँ सर कुछ नहीं, ये आईपीओ में क्या किस तरह से बिजनेस चल रहा है, आईपीओ का कितना क्रेज बना है, वही मैं आपको बस थोड़ा कहना चाहता हूँ कि परस सॉ मैसिव ओवर सब्सक्रिप्शंस, all kind of investors wanted to participate, छोटा बड़ा सब कोई, so much so that they were looking to buy quantities much beyond what was actually on offer, ठीक है। the retail portion was subscribed 113 टाइम, 113 टाइम्स रिटेल पोर्शंस। फाइनेंशियल मतलब डीआईआई एफआईआई का अलग होता है, मतलब जिसको बेसिकली क्यूआईबी के नाम से भी जाना जाता है। So what was available, these are regular folks with limited funds accessible to them, the institutional segments, ठीक है, बैंक म्यूचुअल फंड टाइप्स, इनका भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है 170 टाइम्स। but it was high net worth individual segment that really took the cake by over subscribing 928 times, 928 गुना ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट था हाई नोट इंडिविजुअल्स का, जिसका टोटल अमाउंट ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का था। 170 करोड़ का एक्चुअल वैल्यू है और इन्वेस्टमेंट था 25,000 करोड़ का। तो क्या दाम होगा, डिमांड सप्लाई गैप देख रहे हो ना। एंड दे कुड डू दिस ओनली बिकॉज लेवरेज। सो बैंक से लोन लिया और इन्वेस्ट कर दिया, सिंपल बात है। हाइपोथेटिकली यू कुड गो इन देयर विद 10 लाख मार्जिन, लेकिन बैंक सबको लोन नहीं देगा, जिनके पास बहुत एसेट्स है उनको ही देगा। borrow 60x times the sum, say 6 crore, subscribe to the IPO, wait for a week and see the stock zoom past all expectation on listing day. Now granted, if everybody is competing with the IPO, you are not all going to get 6 crore, maybe you only get 60 lakh worth of shares. But if the stock doubles in value, you are still expected to take home a lot of money, even after accounting for the interest cost. मतलब इंटरेस्ट देने के बाद भी बहुत सारा पैसा लेके जा रहे हो, बिकॉज आपको पता है अरे बैंक कितना चार्ज कर लेगा, 20% भी चार्ज करेगा तो भी बहुत है। ये परास डिफेंस जैसे केस में उतना भी चार्ज नहीं करते। हाउएवर दिस इज अ हाई स्टेक गेम, ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा रिस्की गेम है, हर किसी का बस का बात नहीं है, ठीक है, और बैंक भी सबको सपोर्ट नहीं करेगा। If the stock dips in value on the listing day, then you will have to make good on your commitment. You will still have to pay back the principal alongside the interest. And if you don't have the money, bankers could take you onto court. Even courts, they may have to deal with similar bankruptcies across the board if there are many high note individuals like you, those who decided to gamble and squander away their wealth, ठीक है। बहुत लोग करते हैं और अपना लूट जाते हैं। It could pose a risk to the banking system as a whole. इसमें बैंकिंग सिस्टम को भी रिस्क होता है ना। बैंक तो लोन दे देगा, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स जो मॉर्गेज करके अगर लोन देता भी है तो उससे क्या होगा, लिक्विड तो खत्म हो जाएगा। तो आरबीआई नहीं चाहता है कि इतना पैसा बैंक लोन दे दे, which is why RBI is now imposing a cap. They have decided to crack the whip and starting next year financial 23 से no single investors can borrow more than 1 crore from non-banking financial companies. NBFC से 1 करोड़ से ज्यादा कोई नहीं उठा सकता if they are using it to subscribe to an IPO, अगर वो IPO के लिए पैसा उठाते हैं, ठीक है। The hope is that this will help elevate some risk embedded in the public market ecosystem and have that excess for clearly participating at the top. So basically इस तरह से हाई नेट इंडिविजुअल मार्केट को क्या करते हैं, मार्केट में गैम्बलिंग खेलते हैं सर। कई बार आईपीओ मार्केट इसीलिए इतना ज़्यादा उछाल लेते हैं, इसका पीछे ये हाई नेट इंडिविजुअल का भी बहुत बड़ा रोल प्लेइंग है। समझ में आ रहा है सर? तो 5 मिनट का कहानी था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि किस तरह से आईपीओ के खेल में आरबीआई का क्रूसेड चल रहा है। आया रे समझ में स्टोरी कुछ या नहीं? आया कि नहीं बोलो? ओके सर, तो प्रोस्पेक्टस के अंदर आगे बढ़ते हैं लॉ रिलेटेड मैटर पे। क्या क्या होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर, क्या लिखा होता है मेनली? सर डेट indicated on prospectus is deemed to be the date of prospectus. Prospectus not to be issued unless copy has been filed with the registrar for registration.
तब तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता जब तक ये आरओसी के पास रजिस्टर नहीं होता, फाइल नहीं होता. It is to be signed by every person named therein as a director or proposed director. Register not to register unless all companies are covered and all persons named in the prospectus have filed their consent in writing. सबका कंसेंट चाहिए, जो भी ये इस कंपनी के डायरेक्टर या बेसिकली बोर्ड में होते हैं, इनका सबका कंसेंट इन राइटिंग चाहिए. तो सेक्शन 26 का एक बहुत अच्छा मैटर है सर. देखो ये सारा का सारा मैटर सेक्शन 26 का बात है कि प्रोस्पेक्टस किस तरह से बनाया जाएगा. Section 26 mention that various matters which are to be stated in the prospectus, they are as under. Very important question. Prospectus to be dated and signed and to state specified information, etc. Every prospectus issued by or on behalf of public company, either with reference to its formation मतलब कंपनी कब बन रहा है, और subsequently or by on or behalf of any person who is or has been engaged or interested in the formation of a public company, shall be dated and signed. Date होना चाहिए, signed होना चाहिए. Shall state such information and set out such reports on financial information as may be specified by the Security Exchange Board of India in consultation with central government. However, until the Security Exchange Board specify the informations of report in financial informations under subsection of regulation made by SEBI and SEBI Act 1992 in respect of such financial matters and shall apply. Prospectus shall make a declaration about compliance of the provisions of Companies Act 2013 and a statement to the effect that nothing in that prospectus is contrary to the provision of this act, that is Security Contract Act के अगेंस्ट में जाके कुछ भी नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये सब लीगल कॉन्सेप्ट है जो लिखा होता है. ठीक है, एज पर सेबी लॉ, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सब कुछ लिखा होता है. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन पे अगर आप देखते हो, एक्सेप्शन पे क्या लिखा है देखो. Nothing in subsection 1 shall apply to the issue of existing member or debenture holder of a company or a prospectus or form of application relating to shares in or debenture of the company, whether an applicant has a right to renounce the shares or not under subclause 2. Renounce मतलब शेयर छोड़ देना, किसी और के नाम पे दे देना, रिनाउंसमेंट कहते हैं सर उसको. तो उस केस में ये प्रोस्पेक्टस एक्सेप्शनल पॉइंट पे बात करते हैं. ठीक है, ये इशू उनके लिए नहीं है. ठीक है, तो इस तरह का पॉइंट है, ये एक्सेप्शन में बात करता है. फिर सेक्शन पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ. एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 1 टू प्रोस्पेक्टस और टू फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall apply to a prospectus or a form of application whether issued on or with reference to the formation of a company or subsequently. As per explanation, the date indicated in prospectus shall be deemed to be the date of its publication. और क्या है? prospectus to be issued after delivery to register for filing, जो आपको मैं बोला कि पहले आपको आरओसी में फाइल करना होगा. फिर prospectus not to include expert statements under certain circumstances. क्या बात करता है देख लो. A prospectus issued under subsection 1 shall not include a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not and has not been engaged or interested in the formation or promotion or management. अगर वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है तो ऐसा स्टेटमेंट कोई मतलब नहीं रखता. ठीक है, तो कौन कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मैटर बोल सकता है, नहीं बोल सकता, इसके ऊपर भी यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में बोला होता है. प्रोस्पेक्टस टू मेंशन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज. ठीक है, फॉर्मेलिटीज भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा. पूरा कॉन्सेप्ट को आपको समरी करके दिया है. कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन, साइंड होना चाहिए डायरेक्टर का या प्रोपोज्ड डायरेक्टर का या अटॉर्नी का. इन्फॉर्मेशन 26 सबसेक्शन 1 के हिसाब से होना चाहिए. रिपोर्ट 26 सबसेक्शन 1 के सबमिट होना चाहिए. एक्सपर्ट रिपोर्ट नॉट एंगेज्ड इन फॉर्मेशन. एक्सपर्ट रिपोर्ट में जो फॉर्मेशन के साथ नहीं है, अगर ऐसा किसी का है, उनका रिटन कंसेंट चाहिए गिवन और नॉट विथड्रॉन. अबव पॉइंट्स मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस. कवर पेज जो होगा ये कॉपी इज डिलीवर्ड टू आरओसी. प्रोस्पेक्टस का कवर पेज, उसका कॉपी डिलीवर्ड होना चाहिए आरओसी पे. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू आरओसी. ठीक है, डॉक्यूमेंट भी आपको जो भी चाहिए वो सबमिट करना होगा आरओसी पे. प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड पनिशमेंट. अगर आप सब कुछ प्रॉपरली नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा कंट्रावेन करने से. सेक्शन 26 अगर आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट भी होगा. इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं सर, आपको क्लियर हो जाएगा, या फिर एग्जाम्पल करते हैं. फाइन के बारे में मैं अभी आपको बात करता हूँ. ध्यान से देखो ये प्रोस्पेक्टस के बारे में कैसा कैसा क्वेश्चन आपको हो सकता है. एग्जाम्पल देखो, क्लियर होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डॉक्टर सन्नी फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, सन फार्मास्यूटिकल्स बड़ा फेमस है, आप लोग जानते हो. डॉक्टर सन्नी फार्मास्यूटिकल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिमिटेड, सन्नी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का has allotted shares to the investors at large
विदाउट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। शेयर इशू कर दिया बट प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया। अच्छा, शेयर टू द अलॉटेड शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स एट ए लार्ज विदाउट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, मतलब आरओसी में फाइल नहीं किया बट शेयर इशू कर दिया इन्वेस्टर्स को मुंबई में। इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी नोटेड दैट A public company can issue securities to the public only by issuing a prospectus। और ये तो एक पब्लिक कंपनी है, सन्नी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है ना सर। तो अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर को शेयर इन्वेस्टर को शेयर इशू कर रहा है और आरओसी पे रजिस्टर ऑफ कंपनीज में कुछ भी नहीं बताया, फाइलिंग नहीं किया, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 क्या बताते हैं? पहले तो 23 क्या बताता है कि आपको अगर मनी रेज करना है, शेयर उठा मतलब सब्सक्राइब करवाना है, तो आप पहले प्रोस्पेक्टस इशू करो। फिर 26 सबसेक्शन 1 बोलता है lays down the matter required to be disclosed and included in a prospectus and requires the filing of prospectus with the ROC before it is issued। सेबी इसको इशू करने से पहले आप पहले ROC पे इसको सबमिट करो। तो in the given case the company has violated the above provisions of the Companies Act 2013 and hence the allotment made by it is void बिकॉज बिना प्रोस्पेक्टस फाइल किए बिना आरओसी पे आप शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट नहीं कर सकते। द कंपनी विल हैव टू रिफंड द एंटायर मनी। जो भी कंपनी मार्केट से विड्रॉल करेगा, जो भी रेज करेगा, वो रिफंड करना पड़ेगा। इन ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। और कंपनी को यहाँ पर पनिशमेंट भी होगा क्योंकि कंपनी रूल को तोड़ा है। ठीक है, रूल को तोड़ा है। और यहाँ पर आपको ये चीज देखना चाहिए कि क्या फाइन चार्ज होता है, क्या फाइन यहां पर लगता है, देख लो। सेक्शन 26 सबसेक्शन 9 के हिसाब से क्या फाइन चार्ज होता है। सबसेक्शन 9 देखो, फॉर इशूइंग प्रोस्पेक्टस इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 26। अगर आप सेक्शन 26 को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो, तो अगर आप कंपनी हो या फिर एनी पर्सन नोइंगली अ पार्टी टू इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस, आपको कंपनी हो या फिर कंपनी के अंदर कोई पार्टी हो जो जानबूझ के ये कर रहा है, 50,000 से लेके 3 लाख तक का फाइन चार्ज होता है आप पे। क्लियर हुआ सर बात? बोलो। सेक्शन 23 एंड 26 फॉलो ना करने से आपको क्या फाइन चार्ज हो जाता है? बोलो सर, बोलो, समझ में आ रहा है? और ये फाइन चार्ज होता है सेक्शन 26 सबसेक्शन 9 के तहत। यस सर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, और भी सेक्शंस है। सर आप लोग आजकल सुनते होंगे डीमैट के बारे में सुने हो सर? ये तो बड़ा कॉमन नाम है आजकल, डीमैट अकाउंट। ये डीमैट का क्या रूल्स रेगुलेशंस है जानो सर? सेक्शन 29 बताते हैं। हाँ बोलो सर, किसी का अनम्यूट है, कोई सवाल है क्या? सर शेयर मार्केटे टाका इनवेस्ट करते गেলে একটা ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট লাগে। यस, अगर आपको शेयर खरीदना वगैरह है, डिवेंचर खरीदना वगैरह है, तो आपको डीमैट चाहिए। ये डीमैट है क्या? ठीक है, बेसिकली एक डिजिटल फॉर्म ऑफ अकाउंट है, सिंपल तौर पे देखा जाए तो ये डिजिटल फॉर्मेट में ये डीमैट का कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, मटेरियल फॉर्म में नहीं रखेंगे, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, मतलब इसको डिजिटली रखेंगे। ये 96 में चालू हुआ था डिपॉजिटरीज एक्ट के अंदर, वो एक्चुअली स्कैम वगैरह होने के बाद डीमैट मैंडेटरी हो गया। तो डीमैट क्या है जान लो, समझ में आ रहा है सर कि हम लोगों का लेवल किधर जा रहा है? सेक्शन 29 along with the companies prospectus and allotment of securities rule 2014। PAS रूल मतलब prospectus and allotment of securities का शॉर्ट फॉर्म है, PAS rules contain provisions which require public offer of securities to be in dematerialized form। Further, prescribed class or classes of companies shall issue the securities only in the dematerialized form। Every company making public offer and such other class or classes of companies may be prescribed shall issue the securities only in dematerialized form। मतलब अलग अलग कंपनीज, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज है, किसी किसी के लिए मैंडेटरी करा दिया गया कि भाई आप जो भी शेयर वगैरह इशू करोगे आपको उसको डीमैट फॉर्म में दिखाना होगा। ये रूल आया था 1996 डिपोजिटरीज एक्ट में। जैसे हमारे देश में जो डिपोजिटरीज है जैसे कि NSDL, CDSL, इनका भी मार्केट में शेयर है,
ऐसे एक आ रहा है और एक का ऑलरेडी है। किसका शेयर ऑलरेडी है? CDSL का ना? डिपोजिटरी है सर, ठीक है। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड is the first listed Indian central security depository and division of Security Exchange Board of India, Ministry of Finance, Government of India, based in Mumbai. इसका और एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है, that is NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ये दो कंपनी डिपोजिटरी के तौर पे हमारे देश में काम करता है सर। मतलब ये जो हम लोग शेयर मार्केट से शेयर परचेस करते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट से शेयर परचेस करते हैं, इसका सिक्योरिटी कौन देता है? ये डिपोजिटरीज देते हैं, ठीक है। डिपोजिटरीज के बारे में आगे आगे और चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। आज इतना जान लो कि ये डिपोजिटरी मार्केट में बहुत, इनका मोनोपोली काम है सर। जिसके पास भी CDSL का शेयर है वो आज बहुत अच्छा कमा रहा है। इवन अगर किसी ने 2000, ये बहुत दिन से नहीं है, 2017-18 से आया है, 260-61 में आया था। मैं उस टाइम पे शेयर की क्लास में बोला था एकदम जो आंख बंद करके शेयर खरीद लो, क्योंकि देखो सर रुकने का नाम ही नहीं लिया, रुकने का। हाँ, थोड़ा सा 18 से 20 तक थोड़ा स्लो था, बट जैसे ही मार्केट में कंपनी का बाढ़ आया लिस्टेशन का, डिपोजिटरीज का रोल प्ले बढ़ गया और प्रॉफिट और बढ़ता गया। एकदम साइलेंट ग्रोथ क्रिएटर है, साइलेंट ग्रोथ क्रिएटर। NSDL आने वाला है सर। NSDL अभी भी आया नहीं है, बट वो भी आ जाएगा। आने से जरूर खरीद लेना। NSDL अभी भी नहीं आया, ठीक है। NSDL अभी भी नहीं आया, बट ये भी आएगा, बात चल रहा है। समझ रहे हैं ना? इनको डिपोजिटरीज कहते हैं, बिकॉज ये पूरा स्टॉक मार्केट में जो भी हमारा सिक्योरिटीज होता है वो सब देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनका होता है। तो डिपोजिटरीज एक्ट के अंदर ये एक्चुअली ब्रोकर के पास डीमैट नहीं होता, डीमैट इनके पास होता है। ब्रोकर बस उसका क्या करता है, एक्सचेंज के साथ हम लोग ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर डिपोजिटरीज के पास जाते हैं, और डिपोजिटरीज एक्सचेंज के पास जाके काम करते हैं, ठीक है। हम लोग डिपोजिटरी पे नहीं जा सकते, ठीक है। ये सिंपल सिस्टम चलता है, ब्रोकर के पास ये सब नहीं होता। ब्रोकर बस उसको इनिशिएट करता है। और कोई कोई डिपोजिटरीज के बिहाफ में भी काम करते हैं। कोई कोई ब्रोकिंग कंपनीज है जिनके पास डिपोजिटरीज का मतलब बिहाफ में काम करने का ऑथोरिटी होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सिंपल वे में समझा जाता है, बट डोंट वरी, आपको अभी थोड़ा तो समझ में आ ही गया। थोड़ा क्यों, अच्छा ही समझ में आ रहा है सर। उनको एक्चुअली ब्रोकर को क्या बोला जाता है जानते हो? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, DPs कहते हैं, ठीक है। कुछ ब्रोकिंग कंपनीज है जो पार्टिसिपेंट्स के तौर पे काम करते हैं, तो उनके थ्रू से डिपोजिटरीज के पास हमारा सारा डिटेल्स पहुंच जाते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो डिमेटेरियलाइज ऑफ सिक्योरिटीज एज पर रूल 9 ऑफ PAS रूल, मतलब prospectus and allotments of security rule, the promoters of every public company making a public offer of any convertible securities may hold such securities only in dematerialized form. Mandatory है कि आप security held कर सकते हो, but सिर्फ demat form में। It is provided that entire holding of convertible securities of the company by the promoters held in a physical form up to the date of initial public offer shall be converted into demat form before such offer is made, and thereafter such promoter shareholding shall be held in dematerialized form only. In case of such class or class of unlisted companies as may be prescribed, the security shall be held or transferred only in demat form in a manner laid down in Depositories Act 1996. अगर अनलिस्टेड है तो उनके भी अलग अलग जो रूल्स बनाया गया है PAS रूल के अंदर, उसके हिसाब से उनका भी डिमेट करना पड़ सकता है, ठीक है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म बाय अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज के केस में जैसे आप लोग बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। निधि मतलब जो बेसिकली अपने मेंबर को ही फाइनेंस करता है, मेंबर डिपॉजिट करते हैं, मेंबर को ही लोन दिया जाता है, ऐसे कंपनी, इन्हें भी गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, इन्हें भी डिमेट करना जरूरी पड़ सकता है। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एक्सक्लूडिंग अ निधि और गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एक्सक्लूडिंग निधि और गवर्नमेंट कंपनी एंड होल्डली ओन्ड सब्सिडियरी शैल इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, वो डिमेट इशू कर सकता है। ऑल्सो फैसिलिटेट डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ ऑल इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डिपोजिटरीज एक्ट 1996। तो जो भी करेगा डिपोजिटरीज एक्ट 1996 के हिसाब से डिमेट करेगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इन डिमेट फॉर्म, Rule 9A subsection 2 states that every unlisted company making any offer of issue of any securities or buyback of securities, issue of bonus shares or right offer shall ensure that before making such offer, बोनस ऑफर करने से पहले, राइट ऑफर करने से पहले, बायबैक ऑफ शेयर ऑफर करने से पहले, एंटायर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इट्स प्रोमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल लाइक CS, CS, CMA हैज बीन डिमेटेरियलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ डिपोजिटरीज एक्ट 1996 एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ठीक है। तो ये किसी को बोनस देने से पहले, किसी को
राइट इशू करने से पहले, बाईबैक करने से पहले उनको भी डिमैट करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर है तो सेक्शन रूल 9A सबसेक्शन 3 एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी मतलब जिसके पास भी शेयर है, डिवेंचर है ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी who intends to transfer such securities on or after 2nd October 2018 shall get such securities dematerialized before the transfer। ट्रांसफर करने से पहले डिमेट कर लो तभी जाके ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं, अगर आपके पास अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का शेयर है तो। Who subscribe to any securities on an unlisted public company whether by way of private placement or bonus shares or right issue on or after 2nd October 2018 उन्हें भी डीमैट फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। shall ensure that all his existing securities are held in डीमैट फॉर्म before such subscription। ठीक है, तो डीमैट इतना इंपॉर्टेंट हो गया, सब डिजिटली रखना पड़ेगा सर, बस कोई उपाय नहीं है। ठीक है, कोई उपाय नहीं है, सब डीमैट में होना पड़ेगा। Application to depository, every unlisted public company shall facilitate demat of all its existing security by making necessary application to depository as defined in section 2 subsection 1 clause E of Depositories Act 1996 and shall secure international security identification number ISIN। ये मैं आपको अभी दिखा रहा था, NSE बॉन्ड में मैं भी आपको दिखा रहा था, याद है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी NSE के अंदर जब मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिखा रहा था उसके अंदर ये ISIN नंबर था, देखा आप लोगों ने? ये देखो, दिखाई दिया ISIN? हेलो, क्या रे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए। हाँ सर। ठीक है, ये ISIN क्या है? ISIN क्या हो गया? इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, क्योंकि ये सब इंटरनेशनल लेवल में भी ट्रेडिंग होता रहता है। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्या ऑब्लिगेशन है? According to Rule 9A, every unlisted public company shall ensure that it makes timely payment of fees, admission as well as annual to the depository and register to an issue and share transfer agent। ठीक है, ये भी एक होता है, NISM का एग्जाम देके आपको एजेंट होना पड़ता है, हर कोई नहीं हो पाता, बट एक बहुत फेमस कंपनी है CAMS। ठीक है, शेयर ट्रांसफर एजेंट का ही काम करता है। इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज, बेसिकली वो म्यूचुअल फंड के साथ CAMS काम करता है। बात करूंगा इसका भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, देते देते मैं भी थक जाता हूँ। हाँ, आप लोग भी सोचते हो सर कितना एग्जाम्पल दोगे, तो ये सब अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम होता है। तो एक काम करते हैं, इन आवर नेक्स्ट क्लास आप लोग एक काम करना, घर पे ये डिपॉजिटरी का जो एप्लीकेशंस का बात है, ये ऑब्लिगेशंस ऑफ एवरी पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का ऑब्लिगेशंस क्या है, एक बार घर पे गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना तरह का प्रॉस्पेक्टस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, और वहां पर आपको मैं प्रॉस्पेक्टस के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। ठीक है, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का चर्चा रहेगा। और तब तक घर पे आप लोग जितना मैंने आज कराया उसको डिटेल्स में पढ़ो, फिर जैसे ही प्रॉस्पेक्टस समझ में आ जाएगा ना, एक क्लास में आई थिंक हो जाएगा, प्रॉस्पेक्टस जैसे समझ में आ जाएगा फिर मैं आपको सिक्योरिटी कैसे अलॉटमेंट होता है उसका डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, सिक्योरिटी अलॉटमेंट का पूरा सेक्शन वाइज क्रिटिकल एनालिसिस होगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सिक्योरिटी एनालिसिस करने का पूरा तौर तरीका कैसा है। तो ये दोनों चीज़ होने से ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा, और फिर आपको मैं इसी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, जो मैं ऑलरेडी नोट्स रेडी कर लिया, आपको मैं शेयर कर देता हूं, आप लोग घर में पढ़िए, और फिर जैसे नेक्स्ट क्लास हो जाने के बाद आप सारा का सारा क्वेश्चन, ऐसे भी आप अभी से भी क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन अभी से देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना देखोगे उतना आपका भी नॉलेज गैदर होता जाएगा। बट जैसे कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन आंसर रीड करके लिख के रेडी कर लीजिए। ठीक है, ताकि प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी से सेक्शन 23 से 42 में जो भी क्वेश्चन आए आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसका श्योरिटी चाहिए सर। ठीक है, तो बाकी पार्ट नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इस बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चालू करेंगे। ठीक है, ओके, कोई डाउट है तो पूछो सर, आज इतना ही है। बाय सर। ओके सर, टाटा, बाय। बाय सर। बाय सर, बाय। गुड नाइट।